एग्जांपल चेक इशू करा, चेक इशू करते वक्त हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। अब जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए चेक इशू करा तो हो सकता है क्रेडिटर उस दिन वो चेक न डाले, अगले दिन न डाले, एक हफ्ते बाद न डाले, या फिर हो सकता है वो चेक डाल दें और वो डिसऑनर हो जाए, बाउंस हो जाए। पर हम अपनी तरफ से क्या सोच रहे हैं, पेमेंट हो गई है और बैंक का बैलेंस कम करके बैठे हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। ठीक है, तो आज मैं उसी की डेप्थ में जाने वाला हूँ, बीआरएस की डेप्थ में। तो पहले मैं करवाऊंगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन से आई बिलीव कि चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है। तो आप प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट पर कोई क्वेश्चन पूछना, मुझे पूछना, नंबर नहीं आया अभी तक। तो देखते हैं बीआरएस। ये बीआरएस की जीपीटी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है लिखा हुआ बीआरएस। बिल्कुल रिलैक्स होके सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से एक एक चीज को ध्यान से सुनना, समझना, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना, सरेंडर कर लेना अपने आप को, आराम से रिलैक्स होके एक एक पॉइंट को सुनना, बस कुछ नहीं करना है। और अंदर से अगर क्वेश्चन उठे तो पूछना। तो देखिए बीआरएस जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या है, ये है हमारी कंपनी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वर्टाक्सो, बड़ा अजीब सा नाम है, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एसबीआई, ये बैंक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका एक तरीके से मीनिंग। तो अब जरा समझते हैं इसके बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ रेगुलर मंथली स्टेटमेंट मेड बाय कंपनी टू रिकंसाइल देयर कैश बुक विद पासबुक। ध्यान सुनना है कि वर्ड को, इट इज अ रेगुलर मंथली स्टेटमेंट। पहले तो एक शब्द लिख दिया उन्होंने, रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये हो गया ये हर महीने बनता है। कौन बनाता है? कैशियर बनाता है। कैशियर की जिम्मेदारी होती है कि वो सब कुछ चेक करेगा कि बिजनेस के जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है, जो पैसा हमारे पास है, वो एक्चुअल लेवल पर उतना ही है, नहीं है। तो रेगुलर का मतलब है पहली बात तो कि ऐसा नहीं है कि एक बार बनेगा फिर अगली बार नहीं बनेगा। रेगुलर का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, हर महीने हमें इसको क्रिएट करना। रेगुलर मंथली स्टेटमेंट है ये, मेड बाय कंपनी। कौन बनाता है इसे? कंपनी। टू रिकंसाइल देयर कैश बुक, इसलिए करते हैं इसे कैश बुक को रिकंसाइल करने के लिए विद पासबुक। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिकंसाइल। तो हमें यही समझना था इसके बारे में, बीआरएस के बारे में, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक रेगुलर मंथली स्टेटमेंट होता है, मेड बाय कंपनी, जो कि कंपनी बनाती है, टू रिकंसाइल देयर कैश बुक, अपनी कैश बुक को अपने पासबुक से रिकंसाइल यानी कि बैलेंसेस को मैच करने के लिए। अगले पॉइंट पे लिखा है कैश बुक इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय कंपनी। कैश बुक वह बुक होती है जिसको कंट्रोल भी और ओन्ड भी कंपनी करती है। मान लीजिए आपके पास पैसा आया, आपने उस पैसे की एंट्री अपने रजिस्टर पे कराई, कॉपी में। ठीक है, आपने मान लीजिए कॉपी की दो साइड होती है, एक साइड रिसिप्ट रखी, एक साइड पेमेंट रखी, और 1 तारीख से जय श्री राम लिखकर एंट्री करना स्टार्ट कर दिया और पेमेंट रिसीव करते चले आ रहे हो। अब जो चेक इशू करे उसकी भी एंट्री करते चले आ रहे हो, तो वो कैश बुक है, उसको आप कंट्रोल और ओन्ड कर रहे हो। ठीक है, प्लस अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी टैली के अंदर, जिससे कि आपका कैश अकाउंट दिखेगा। वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैंने अभी तक वो दिखाया नहीं है कि कैश अकाउंट यानी कि कैश बुक दिखती कैसे है टैली के अंदर, वो भी मुझे दिखाना है। तो असल में सच क्या है? क्या वो सच है जो कॉपी में है, या फिर टैली में जो है वो सच है? एक्चुअली में दोनों ही सच है। जो आपने कॉपी में नोट करा है वो तो इसलिए नोट करा है क्योंकि वो एक तरीके से सहूलियत है आपके लिए। सहूलियत इन द सेंस, फॉर एग्जांपल किसी ने पेमेंट करी, सेल्समैन पैसा लेकर आया, तो एकदम से थोड़ी ना अकाउंटेंट के हाथ में पकड़ाएगा और अकाउंटेंट एंट्री करने लग जाएगा। हो सकता है अकाउंटेंट किसी काम में बिजी हो। तो हमने एक प्रोफॉर्मा बना रखा है जी, जब भी पेमेंट आएगी तो हम अपना जो एक कैश बुक होता है, डे बुक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एंट्री चढ़ा देंगे
उससे पेमेंट रिसीव कर देंगे और जब उसकी एंट्री टैली में चढ़ जाएगी तो उसमें हम टिक कर देंगे। ऐसा होता है मामला। इससे क्या होता है, एक तो रिपोर्ट्स का पता रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नहीं चल रहा है या फिर बिना कंप्यूटर के हमें जानना है कि पेमेंट आई है नहीं, तो हम उस रजिस्टर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये कंपनी के अंदर होता है जी। कैश बुक इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय कंपनी, ये हमें समझना है। कैश बुक को कंट्रोल करने वाली भी कंपनी है और उसका मालिक भी कंपनी ही है, ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। जो पासबुक होती है आपकी, पासबुक जिसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसके लिए पहले हम बैंक में जाते थे पासबुक अपडेट कराने के लिए, फिर वो एक तरीके से उसमें ठप्पा लगाते थे तब हमारी एंट्रीज दिखती थी। तो पासबुक इज कंट्रोल एंड ओन्ड बाय बैंक। पासबुक क्या करता है, बैंक कंट्रोल करता है और बैंक ही उसको चलाता है। आपका कोई कंट्रोल नहीं अपनी पासबुक में, ध्यान रखना इस चीज का। आपका कंट्रोल आपकी कैश बुक में, उसका रिफ्लेक्शन पासबुक है। समझ में आ गया? मान लीजिए आप कैश बुक, आप कैश बुक और आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को, तो शीशे में जो दिख रहा है वो पासबुक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। शीशे में जो दिख रहा है वो तो दिख जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को? शीशे में तो जो दिख रहा है वो दिख जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि कभी गलती हमारे ऊपर होती है, कभी शीशे की होती है। हो सकता है शीशे में दाग हो, हम शीशा साफ कर रहे हैं, और कभी हो सकता है हमारे ऊपर दाग लगाओ और हम शीशा साफ करने की कोशिश, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? कैश बुक कंट्रोल करने वाली भी कंपनी है, चलाने वाली भी कंपनी ही है। पासबुक को कंट्रोल और चलाने वाला बैंक होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमारा रिजल्ट है, वो रिफ्लेक्शन है, वो मिरर है हमारा, वो इमेज है। तो आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है गाइस, ध्यान रखना। आपका कंट्रोल पूरा कैश बुक में है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक एक वर्ड में स्ट्रेस दिया यहाँ पर। पढ़ते हैं आगे। कैश बुक वर्सेस पासबुक, दोनों मैच होने का मतलब क्या है? टेंशन फ्री। क्यों? वाई वी नीड टू मेंटेन इट। पहले समझ लेते हैं बीआरएस बनाना क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना, ठीक है? बनाना क्यों जरूरी है एक अकाउंटेंट को? क्योंकि इट गिव्स अस द क्लैरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेड बाय बैंक, ठीक है? अकाउंटिंग का जो ए होता है ना, ए, अगर कोई आपसे पूछेगा अकाउंटेंट होता है, तो अकाउंटेंट में ए का मतलब क्या होता है? भाई अकाउंटेंट वो होता है जो अकाउंटिंग करता है, और उस ए का मतलब एक और होता है, वो होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेंट अकाउंटेबल होता है जो भी उसकी बुक्स में बैलेंसेस दिख रहा है, ठीक है? तो अकाउंटेबल वो कब होगा? अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। तो जो जो भी जवाबदेही वो करेगा उसकी क्लैरिटी ये बीआरएस ही देता है, क्लैरिफिकेशन देता है बीआरएस। तो व्हाई वी नीड टू मेंटेन इट का मतलब सिंपल सा ये है गाइस कि बीआरएस बनाना क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन देता है अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटेंट ने की गई है उसकी अकाउंटिंग का क्लैरिफिकेशन ये बीआरएस में देता है। इट शोज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहला तो था क्लैरिफिकेशन, कोई आपसे पूछेगा क्यों करते हैं भाई बीआरएस? भाई क्लैरिफिकेशन के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं? हमारे खाते सब सेटल है या नहीं। दूसरा रीजन सेटलमेंट है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान समझ लें इस चीज को। आपने किसी पार्टी को कैश पे करा, तो क्या वो सेटलमेंट है? हाँ, वो तो सेटलमेंट है ही, क्योंकि पैसा दे दिया। आपने किसी पार्टी से कैश रिसीव करा, तो क्या वो सेटलमेंट है? हाँ, वो बिल्कुल सेटलमेंट है, क्योंकि पैसा तो हमें मिल गया, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सेटलमेंट का जो केस होता है वो तब बनता है जब हम चेक से पेमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने किसी को चेक इशू करा, तो आपको क्या लग रहा है चेक इशू करने से उसको पेमेंट हो गई है? क्या क्रेडिटर पूरा हमने पे कर दिया? ना, जब तक हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये शो नहीं होगा विड्रॉल साइड में उस पार्टी का नाम, तब तक वो पेमेंट नहीं होती है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई चेक इशू करा, 1 मई को, और पता चला कि वो चेक इशू कर तो दिया आपने और आपने एंट्री चढ़ा दी पार्टी डेबिट टू बैंक अकाउंट, और निश्चिंत होकर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा और पता चला पार्टी को तो कुछ देना ही नहीं है। परंतु वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट तब माना जाएगा जब बैंक स्टेटमेंट में आप उस पार्टी का नाम देख लो। अगर उस पार्टी का नाम बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, दैट मीन्स वो पेमेंट हो चुकी है। ये आपको समझना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट सच्चाई दिखाता है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक, और कैश बुक आप लेके चलते हो अपने साथ से। तो जरूरी नहीं है जो आप लेके चल रहे हो वो सच है। सच बैंक स्टेटमेंट होता है, पासबुक होती है, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। बढ़ते हैं आगे। मैंने 2 बातें करी यहाँ पर, क्यों बीआरएस बनाना जरूरी है। देखो, पहला रीजन था क्लैरिटी के लिए। हमें अपनी अकाउंटिंग का क्लैरिटी बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लैरिटी का मतलब मेरे बैंक का बैलेंस जो दिखा रहा है क्या सच में उतना है, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो सच में, ठीक है ना? वो क्लैरिफिकेशन ऑफ बैलेंस मुझे पता होना चाहिए। दूसरा, सेटलमेंट पता होना। आपने किसी को चेक दिया तो दैट डजंट मीन कि उसको पेमेंट हो चुकी है। बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा कि सच में उसको पेमेंट हुई है नहीं हुई है, ठीक है? दूसरा, ऐसे ही आपने किसी चेक लिया
तो इसका क्लैरिटी भी कैसे पता चलेगा, इसका सेटलमेंट भी कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब वो बैंक में चेक हमारा क्लियर हो जाएगा, जब डिपॉजिट साइड में उस पार्टी का नाम आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये हमें सिंपल सा समझना है, कुछ भी नहीं। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस अब समझ लेते हैं जरा। यार कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता किस वजह से, कारण क्या है इसका? हम तो सब कुछ सही लेके चल रहे हैं, फिर भी डिफरेंस क्यों आता है? देखो डिफरेंस इसलिए नहीं आता कोई गलत कर रहा है, इस चीज को समझ लो ध्यान से। गलत करने की गुंजाइश तो बहुत ही कम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। डिफरेंस आने का जो मेन रीजन है ना वो ये है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना है इस चीज को। इंटीमेशन बोले या कोऑर्डिनेशन बोले, देखो इसका मतलब क्या है। पासबुक यानी कि बैंक एक अलग ब्रेन है, वो अलग तरीके से चल रहा है, और आप एक अलग ब्रेन हो, वो अलग तरीके से चल रहा है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ऊपर नीचे जरूर होगा बैलेंसेस। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन की जो मैंने बात करी, अगर कंपनी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है सेल्समैन का अकाउंटेंट से, सेल्समैन ने फॉर एग्जांपल चेक रिसीव करा और वो गलती से उस दिन छुट्टी पे रहा, ठीक है, और जब वो आया उसने चेक दे तो दिया कंपनी में जमा करके, बट अकाउंटेंट उस दिन छुट्टी पे था, समझ रहे हो? इस इतनी सी गलती की वजह से क्या हुआ, इसी को तो बोलते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे क्या हुआ, वो एंट्री नहीं चढ़ी टैली में, और वो एंट्री ना चढ़ी उससे क्या हुआ, हमारा जो कैश बुक में बैलेंस था वो बढ़ के ही नहीं दिख रहा था। तो यही होता है डिफरेंस का कारण, और क्या होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, चेक हम लेट इश्यू कर रहे हैं, या फिर हमने चेक लेट डिपॉजिट करा बैंक में, मिल तो गया था 1 तारीख को, डिपॉजिट कर रहे हैं 10 तारीख को या 8 तारीख को, ये सोच के कि तब करेंगे जब बहुत सारी पेमेंट आ जाएगी, ये भी रीजन है। तो यही तो रीजन है डिफरेंसेस का, और क्या है। अब समझ लेते हैं और भी गहराई से। चेक इश्यू बट नॉट पेड, ये बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से पीआरएस हमें बनाना पड़ता है, या फिर कहूँ कैश बुक और पासबुक में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैचिंग नहीं होती। आपने किसी को चेक इश्यू करा, आपने दिया उसे, किसको दिया यहाँ पर, जैसे कि सोनी पटेल को दिया 50,000 रुपए का चेक, हो सकता है वो आपका कोई सीए हो, आपने उसे चेक दिया अकाउंट पे ही और डेट डाल के दे दिया। अब क्या हुआ, जब आपने चेक दे दिया, अब जब तक सोनी पटेल बैंक में उसको जमा नहीं करेगा तब तक आपके खाते से 50,000 रुपए कम नहीं होंगे, ठीक है। सोनी पटेल को मान लिया आपने चेक दिया 27 तारीख, 27 मई को, और उसने जून में वो चेक बैंक में डाला, जून में यानी कि 2 जून में। 27 मई को आपने जब उसे चेक इश्यू करा तो आपने एंट्री चढ़ा दी सोनी पटेल डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि पेमेंट हो चुकी है। 27 तारीख को आप कह रहे हो आपके बुक से बैलेंस 50,000 रुपए कम है, पर सच्चाई यह है कि महीने के अंत तक 50,000 रुपए हमारे बैंक से गए ही नहीं है, वो तो गए हैं 2 जून को, यानी कि उस महीने के अंत में 50,000 रुपए बैलेंस आपका कम हुआ ही नहीं है, आप बिना बात में 50,000 रुपए कम कर रहे हो, ठीक है। ये रीजन होता है डिफरेंसेस का। दूसरा क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, आपने चेक किसी से रिसीव करा और आपने ऐसे डिपॉजिट स्लिप भर के चेक की डिटेल डाल के क्लियर करने चले गए, ठीक है, बट वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, यानी कि जब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तब आपने एंट्री तो चढ़ा दी टैली में कि पार्टी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बट सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में। हो सकता है बैंक की हड़ताल हो सकता है बैंक के सर्वर में दिक्कत हो सकता है कि पार्टी के अकाउंट में कोई इश्यू हो सकता है, पार्टी के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हो सकता है कि आपके चेक में कोई इश्यू हो, समझ में आ रहा है। हो सकता है बैंक ने आपको बुलाया हुआ हो किसी वजह से चेक क्लियर करने के लिए कि भाई आपके चेक में कोई इश्यू, आप आना आइए, और आप टाइम ना निकाल पा रहे हो। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हम बोल क्या रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दिस, ठीक है। ये दोनों चीजें ही होती है मेन। इसके अलावा तीसरा कारण क्या है, चेक डिसोनर हो जाना। चेक डिसोनर होने का जो मेन कारण होता है वो इनसफिशिएंट फंड्स होता है बेसिकली। मान लीजिए आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आप उसे सैलरी इशू कर रहे हो या फिर किसी वर्कर को वेजेस दे रहे हो, तो आप जब पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट डिसकंटिन्यू हो गई, पेमेंट क्वालिफाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, ठीक है ना। तो इस वजह से भी चेक डिसोनर हो सकता है। 18 कारण होते हैं टोटल चेक डिसोनर होने के, अगर मैं बात करूं चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो गलती हो चाहे वो कोई ओवर राइटिंग हो, टोटल 18 रीजन होते हैं उसके। 3 कारण हमने क्लियर कर लिए। चौथा कारण क्या होता है, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक विदाउट एनी कंसर्न। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल बहुत देखा है। देखो ध्यान समझना, मैं पूरा आपको कहानी सुनाऊंगा, और अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो आप प्रैक्टिकल नहीं समझ पाओगे, इसलिए कहानी जरूरी है।
देखो होता क्या है, एक कंपनी है, उस कंपनी में सुबह कोई और अकाउंटेंट होता है, शाम को कोई और अकाउंटेंट होता है, ठीक है। तो शाम को जो सेल्समैन आता है, शाम को जो सेल्समैन आता है वो तब तक आता है जब तक, शाम को जो सेल्समैन आता है वो आता है मान लीजिए 7 बजे, ठीक है। और इवनिंग वाले अकाउंटेंट की छुट्टी रहती है 6:30 बजे, तो वो तो चले आता है। तो सेल्समैन कभी बता ही नहीं पाता, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, सेल्समैन कभी ये बता ही नहीं पाता है कि भाई इस पार्टी ने मेरे अकाउंट में एनईएफटी ट्रांसफर किया है। मतलब होता क्या है कि कंपनीज क्या बोलती है सेल्समैन को कि अगर पार्टी पेमेंट करे तो एनईएफटी रिसीव कर दो, ठीक है ना। एनईएफटी अपने खाते में ले लो या पेटीएम अपने खाते में ले लो और हमें बता दो एंड में, दिन में आके। तो बताना तो चाह रहा था सेल्समैन, बट कोई था ही नहीं, क्योंकि 6:30 बजे अकाउंटेंट चले आता है घर, अब बताए किसको। समझ रहे हो इस चीज को। तो सेल्समैन क्या करेगा ऐसे, लगाओ दिमाग। सेल्समैन वो किताब निकालेगा जो मैंने अभी आपको बोला था, कैश बुक। कैश बुक में जाएगा, एंट्री चढ़ा देगा कि भाई एनईएफटी चढ़ चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। समझ रहे हो इस चीज को। मैं एक एक बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल जो मेरी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर। तो कहानी क्या थी, जो सेल्समैन होता है, कंपनी बोलती है कि जाओ माल का ऑर्डर वगैरह लेकर आओ, ठीक है, और मार्केट के चक्कर लगाओ, फ्रीजर देखो सब कुछ सही है या नहीं है, और मोटिवेट करो अपने रिटेलर्स को कि वो माल बेचे अच्छे से, उनसे पेमेंट लेकर आओ, सबसे इम्पोर्टेंट उनसे पेमेंट लेकर आओ, जो कि टेढ़ी खीर है, ठीक है। अब पेमेंट लेते हुए एनईएफटी अगर हो सके तो ले लो, पेटीएम ले लो, और शाम को आके जो भी उसका यूटीआर नंबर है, ठीक है ना, वो डिफाइन करके हमें बता दो। अब बताने के लिए कौन हो, 6:30 बजे तो अकाउंटेंट चले जाता है, 7 बजे वो सेल्समैन आता है, ठीक है। अब उसने सेल्समैन ने क्या करा, रजिस्टर में एंट्री चढ़ा दी। रजिस्टर में एंट्री चढ़ाने के बाद जो सुबह अकाउंटेंट आता है उसने वो मिस कर दिया, ध्यान समझना, उसने वो मिस कर दिया एंट्री चढ़ाना। क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि कॉपी में तो एंट्री चढ़ी है बट टैली में एंट्री नहीं चढ़ पाई। क्यों, क्योंकि टैली में जो अकाउंटेंट एंट्री चढ़ाता है वो रजिस्टर में से देखकर चढ़ाता है कि पार्टी से पैसा मिला है तो पार्टी को क्रेडिट कर देगा, बैंक को डेबिट कर देगा, ये होता है, पेंसिल से टिक कर देगा उसमें, ये होता है तरीका एंट्री का। पर वो हो नहीं पाया। अब आपको क्या लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक तो हुआ है, तो इसी को बोलते हैं अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक विदाउट एनी कंसेंट। यहाँ पर आपको लग ऐसा रहा होगा कि मैं एग्जांपल कुछ और दे रहा हूँ, पर इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे ही है। यहाँ पर कंसेंट नहीं हुई किसी से, सेल्समैन ने पैसा तो रिसीव कर लिया, ठीक है, और उसने किसी से कंसेंट नहीं करा, इस बारे में नहीं करा। ये भी गलत गलत होगा कहना। देखो आप बोलोगे सेल्समैन की गलती तो है ही नहीं, ये तो अकाउंटेंट ही गलती है, ठीक है। गलती किसी की नहीं है, एक्चुअली में सिचुएशंस ऐसी हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। समझने की कोशिश करो कि क्या बता रहा है। कई बार क्या होता है, बैंक आपके अकाउंट में, कोई पार्टी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है और आप वो मैसेज इग्नोर कर देते हो कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। ये भी होता है कई बार। कई बार मेरी सैलरी इस तरीके से मेरे को मिली है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे पास पैसे आ भी चुके अकाउंट में, ठीक है। और मैं ऐसा सोच रहा होता कि सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। देन मैं बताता हूँ सर को, तो सर कहते हैं सर ऑलरेडी हमने अकाउंट में आपके ट्रांसफर कर दिया, जरा चेक करिए। यानी कि बैंक में कुछ इश्यूज है, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करो। तो अमाउंट कई बार क्रेडिट हो जाता है बैंक विदाउट एनी कंसेंट। तो ये भी रीजन है, डिफरेंसेस है। आ रहा है आप सबको समझ में। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं। पांचवा कारण, अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड बाय अस या फिर बैंक, हमने गलत एंट्री चढ़ा दी। हमने बैंक स्टेटमेंट को देखा और उसमें देखा 2,30,000 रुपए लिखा है, गलती से हमने 23,000 रुपए से एंट्री चढ़ा दी। या फिर हमने जिस डे बुक के रजिस्टर में से देखकर एंट्री चढ़ा रहे थे उस पर 15,000 रुपए लिखा था, गलती से हमने 18,000 रुपए चढ़ा दी। क्योंकि जो राइटिंग होती है वो कई बार मिस्टेक हो सकती है राइटिंग के अंदर, कोई 15 को 18 लिख सकता है, कोई 18 को इस तरीके से लिख सकता है 15 लगे। तो ये रीजन तो बहुत मशहूर रीजन है कि गलत अमाउंट हम डाल दें टैली के अंदर, जिस वजह से हमारी कैश बुक अलग दिखा रहा है और बैंक स्टेटमेंट अलग दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं गोल्डन स्टेटमेंट देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी पार्टी को रिपोर्ट दो अकाउंट रिसीवेबल की कि सर आपसे हमें इतना पैसा लेना है, तो उसकी श्योरिटी के लिए हमेशा हमेशा बैंक स्टेटमेंट से क्लैरिफाई कर लो कि उसने पेमेंट आपको कितनी दी है। मान लीजिए उसने पेमेंट दे दी आपको 23,000 रुपये, ठीक है, 23,000 रुपये आपकी डे बुक में चढ़ा हुआ। पर सच्चाई ये है कि उसने आपको एनईएफटी किया था 28,000, कितने का किया था, 28,000 का। और वो दिख ऐसे रहा था डे बुक में कि वो 23,000 की एनईएफटी रिसीव हुई। डे बुक का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कॉपी में, और अकाउंटेंट ने 23,000 से एंट्री चढ़ा दी।
और अकाउंटेंट ने कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट भी दे दी। अब गलती क्या है यहाँ पे अकाउंटेंट की? उसका कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। उसने गलती ये कर दी कि उसको एंट्री चढ़ानी थी 28,000 रुपए से, यानी कि पार्टी 28,000 दे रही है, उसने गलत चढ़ा दिया 23,000 रुपए से। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे क्या होगा? एक तरीके से रिलेशनशिप्स खराब होगी। कैसे? देखो, अब हम पार्टी को आउटस्टैंडिंग बेचे देंगे तो पार्टी क्या बोलेगी? आप मेरे से जानबूझ के 5,000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं? ठीक है, मैंने तो आपको 28,000 का चेक इशू किया था, 28,000 रुपए की पेमेंट की थी, ठीक है ना, ये 23,000 ये आपने 23,000 को चढ़ा रखा। समझ रहे हो इस चीज को? ये भी रीजन मल्टीपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीजों को घुमा फिरा के तो आपको पता चलेगा गलती किसी की नहीं है, गलती सिचुएशंस की है। आप किसी की राइटिंग नहीं सुधार सकते, आप किसी को डांट के सीरियस तो कर सकते हो, पर हो सकता है अगले दिन वो छोड़ के निकल जाए, ठीक है ना। तो गलती नहीं है, ये बस एक एडवेंचर है और ये गेम का पार्ट है यार। गेम है ना, जैसे गेम होता है वैसे ही है अकाउंटिंग। बहुत ही, अगर आप इसको गेम के तरीके से देखोगे आपको मजा आने लग जाएगा। आपको ये भी दिखने लग जाएगा कि आपके इवेंट्स की वजह से क्या गलती होती है। बहुत सारी चीजें गाइस सीखने को। आपको ये भी पता चलेगा, देखो एक बार इंटर्नशिप कोड निकल गया, आपको ये भी पता चलेगा कि किस काम में हाथ डालना है, किस काम में नहीं डालना। समझ रहे हो सकता है कल के दिन आपको ही बोल दिया गया, अरे आपने एंट्री चढ़ाई थी क्या डे बुक में? आपने बोला हाँ। यार क्या एंट्री चढ़ाई थी यार? वो 28 लग रहा है, वो सॉरी वो 23 लग रहा है, तो उस पर तो 28 चढ़ाना था। समझ रहे हो? तो आपको भी सुना दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने को। मैंने तो देखो हर एक चीज से जो प्रैक्टिकली सीखा है वही आपके सामने पेश कर लो, ठीक है ना, एकदम सच जो भी है। तो करवाने को मैं 5 मिनट में इस लेसन को कंप्लीट करवा सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मेरा स्टाइल नहीं है, वो एनआईपीएस का स्टाइल नहीं है। पूरा डेप्थ में हमें जाना होता है एक एक चीज का, जिससे कि आज से 1-2 साल बाद जब आप इस काम को करो तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल गहराई तक समझ में आए। और आप जब इसके तरीके से एक्ट करोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको एक एक एस्पेक्ट पता है प्रॉब्लम। ये 5 कारण है रीजन ऑफ डिफरेंसेस के, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक क्यों नहीं मैच होता। ये है जी वो 5 कारण। बढ़ते हैं आगे, और भी कारण होते हैं पर मैंने उनको कंसिडर नहीं करा। मैं समझता हूँ कि मेन कारण 5 ही होते हैं, ठीक है ना। और कारण होंगे वो इसी से रिलेटेड होते हैं, पर ज्यादा हमें रटने के लिए नहीं समझना है, हमें तो अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है प्रैक्टिकली। क्योंकि हम प्रैक्टिकली अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके उसको फील कर लेंगे ना, तो वो एक तरीके से कंसेप्चुअल लर्निंग। बढ़ते हैं हम आगे, हाउ टू डू। अब आ गया वही, अब टेक्निकल पार्ट आ गया। यहाँ तक तो हमारा थ्योरेटिकल सारा खत्म, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब करें कैसे से? सर आपने बता तो दिया था, सब कुछ लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, करें कैसे? सबसे पहले आपको जीओटी में जाना है, गेटवे ऑफ दिल्ली। उसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको अकाउंट बुक्स में जाना है। अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैश और बैंक बुक। देखो गाइस, यही वो जगह होती है जहाँ पे आपको अपनी कैश और बैंक बुक दिखती है। ये मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं था बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो यही वो जगह है जहाँ से आपको अपनी कैश बुक के बैलेंस का पता चलता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे, एंटर करोगे, तो आपको आपका बैंक का लेजर दिखेगा। जैसे हो सकता है बैंक का लेजर आपका एसबीआई हो, पीएनबी हो, ठीक है ना। उस लेजर पे जाकर आपको क्या करना है? एंटर का बटन दबाना है। फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जिस महीने का बीआरएस आपको बनाना है, और फिर आपको एक मैजिकल शॉर्टकट की दबानी है एंटर करके। वो शॉर्टकट की है F5। F5 शॉर्टकट की होती है रिकंसाइल करने के लिए, तब आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट्स कैसे प्रिंट करते हैं, वो तो चलो एंड का पार्ट है। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो पूछिए, नहीं है तो बताइए। नो सर। सर अगर बैंक बैंक हमारे एक से ज्यादा है तो एक साथ ही रिपोर्ट बनेगी अलग अलग? अलग अलग नहीं बेटा, अलग अलग इसलिए बनेगी क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उन अलग अलग बैंक्स के अलग अलग होगी। दूसरा पॉइंट ये है, यही से मुझे ओके कुछ सर। चीज याद आया कि बैंक के अंदर ये भी होता है कि एक ओवरड्राफ्ट की स्टेटमेंट अलग होती है, एक हमारा ओडी अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट अलग होती है, और हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट अलग होती है। करंट अकाउंट को रिकंसाइल करना और ओडी अकाउंट रिकंसाइल करना दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों मैच नहीं कर सकते हम। क्योंकि करंट अकाउंट तो हमें ये डिफाइन करता है डिपॉजिट विथड्रॉल, और ओडी भी कहीं ना कहीं यही करता है, पर ओडी को हमें अलग लेजर के तहत करना होता है। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा बैंक का खाता है ना, वो हमारा करंट अकाउंट होता है, वो हमारा सेविंग्स अकाउंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बिजनेसमैन को बोला जाता है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना ही करना है। करंट अकाउंट को लीगली मेंटेन करना है, फिर इसमें जितनी पेमेंट्स इन और आउट होगी उसको वहां के ऑडिट करेंगे, सेल्स के अगेंस्ट चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि वो पेमेंट जो भी आपको मिली है वो प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। वो ऑडिटिंग के लिए होता है बेसिकली, उसको वो एक अलग पॉइंट है। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका करंट अकाउंट है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में देखो करंट अकाउंट होगा ही, और अगर आप
ओडी अकाउंट में मेंटेन करके चलो, तो दोनों का रिकंसिलेशन अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। दोनों को मिक्स कर दोगे तो बैंक का बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहा है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 में लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2018 टू 2 जून 2018। एक चीज मेरे हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपको भी बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है, ये तो एक बैंक स्टेटमेंट का मिनी 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 पार्ट है। जो असलियत बैंक स्टेटमेंट होती है, अगर आपने जो असली बैंक स्टेटमेंट देखी, वो बहुत बड़ा एक चिट्ठा सा होता है जिसमें एक्चुअली होल्स भी होते हैं और एक ट्रांसपेरेंट राइटिंग भी होती है, वो होती है असली बैंक स्टेटमेंट। ये तो बस आपको एक प्रोजेक्ट लेवल पे प्रीव्यू दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़ी से बड़ी बैंक स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर लो। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप बैंक स्टेटमेंट को आराम से क्लियर कर सकते हो, मैंने सीखी। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेसन नंबर 6 में क्या है, सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलते हैं अपने टैली पे हम गए, ये हमारा टैली RP9। अब हमें यहाँ पर जाना है डिस्प्ले में जाकर एंटर करो, अकाउंट बुक्स में जाकर एंटर करो, और यहाँ पर देखिए ये आता है कैश और बैंक बुक। ये है जी आपकी कैश बुक, इस पर आप एंटर करो। एंटर करोगे तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपना पूरा का पूरा जितना भी आपके पास अमाउंट है, मनी है, वो पता चल रहा है। देखो ये आपके पास टोटल मनी 1,78,68,635 इतना पैसा आपके पास अभी। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी है वो ये है, और लिक्विड फॉर्म वाला मनी ये है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लिक्विड, ये है जी टोटल पैसा आपके पास। अब इस टोटल पैसे को आपको रिकंसाइल करना है। कैश को तो देखो रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश जो जो प्रत्यक्ष है वो सच है। हम तो हमेशा प्रत्यक्ष चीजों को सच्चाई देख लेते हैं, प्रत्यक्ष जो तुम्हें दिखता है उसको हम सच मान लेते हैं। तो कैश हमारे पास जो प्रत्यक्ष है लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या सच देखो, वो तो है ही सच। हमें करना किसको है, ICICI बैंक को करना है रिकंसाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का पैसा है। इसको रिकंसाइल करने के लिए जैसे कि मैंने स्टेप्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। आप एंटर करिए गाइस। इसमें एंटर करने के बाद जिस महीने का आपको रिकंसिलिएशन करना है उस महीने को सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आप इस लेजर मंथली समरी को भी समझ लीजिए। लेजर मंथली समरी में ये बताना चाह रहा है ये कि अप्रैल महीने में 5,000 रुपए डिपोजिट्स हुए और 65,000 रुपए विड्रॉल हुए। मई के महीने में 1,45,000 रुपए आए और 35,000 रुपए विड्रॉल हुए। और जून के महीने में 2 लाख रुपए आए और 35,000 रुपए विड्रॉल हुए। ठीक है, और टोटल हमारे पास अभी ओवरऑल बैलेंस है 1,77,68,685। तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। ठीक है, आप किसी महीने में जाकर एंटर करके उन एंट्रीज को भी देख सकते हो जिस कारण से 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं और 65,000 विड्रॉल हुए। देखो 5,000 क्यों आए हैं, क्योंकि डिविडेंड हमने रिसीव किया, शेयर हमने पैसा लगाया था शेयर्स पे, उसका डिविडेंड हमें बैंक में मिला डायरेक्ट, एंड 65,000 रुपए हमने रणवीर लिमिटेड को पे किया। इसी वजह से हमारा बैलेंस इतना है। एस्केप करके ऐसे आप अलग अलग महीने का भी देख सकते हो एंट्रीज के हिसाब से कि क्यों भैया इतना डिपोजिट हुआ, क्यों इतना विड्रॉल हुआ। करना क्या है, करना ये था आपको एंटर दबाना था, एंटर दबा के लेजर वाउचर्स आए। अब उसने ये बोला था आपको रिपोर्ट में, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, कि जिस महीने का रिकंसिलिएशन करना है उसी महीने पे एंटर करो। सेलेक्ट मंथ ऑफ BRS बताया था ना मैंने, उसी पे एंटर करो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका BRS की स्टेटमेंट है, यानी कि ये 1 अप्रैल से 2 जून है, और टैली में इस टाइम पे भी कितना दिख रहा है, ये कौन सा महीना है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो 2 जून तक कैसे लेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है। आप F2 का बटन दबाओ, 1 अप्रैल को एंटर करो और यहाँ पर 2 जून लिख लो और एंटर कर दो, बस खुल गई आपकी 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की बुक। इसको क्या हम बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं ना, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है। क्या सर इसे कैश बुक बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं एक लेवल पे। सर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें आपको डिपोजिट्स भी दिख रहे हैं, विड्रॉल्स भी दिख रही है, और कॉन्ट्रा भी दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो देख लो वाउचर टाइप के अंदर पेमेंट आ रहा है, पेमेंट वाली एंट्री में पैसा क्रेडिट होगा, रिसिप्ट वाली एंट्री में पैसा डेबिट होगा, और कॉन्ट्रा में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों भाई क्रेडिट डेबिट कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रा के केस में, ध्यान सुनो, कॉन्ट्रा में डेबिट कब होगा और कॉन्ट्रा में क्रेडिट कब होगा, ये सवाल का जवाब आप मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगा। बताइए कब होगा कॉन्ट्रा में डेबिट, कब होगा कॉन्ट्रा में क्रेडिट। सर कॉन्ट्रा में डेबिट तो तब होएगा जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे, और क्रेडिट जब हम कैश विड्रॉल करेंगे। अब इसे कहते हैं फंसना। आप अपने जवाब में फंस गए हो दीपेश, आपने बोला पैसा। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कॉन्ट्रा में डेबिट तब होगा जब हमने PNB से ICICI बैंक में पैसा ट्रांसफर करा, ये भी तो हो सकता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, हमें कंप्लीट मीनिंग बोलो। कंप्लीट मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रा में डेबिट तब होगा
जब हमारा ये बैंक का खाता का जो बैलेंस है ये बढ़ेगा, सिंपल। और बढ़ने के पीछे कारण ये हो सकता है जो आपने बताया, या फिर ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रा क्रेडिट कब होगा? जब बैंक का खाते का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो रहा है, जैसे 25,000 रुपए देखो क्रेडिट हो रहा डिडक्ट होगा सर जब। है। हाँ जी। आपको एंट्री भी देखना ओके आना सर। चाहिए। मैं भी टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, पर ये भी उसका टॉपिक का ही पार्ट है। एंट्री कैसे देखना आना चाहिए? देखो बहुत ही सिंपल है। 2 तारीख को रणवीर लिमिटेड को हमने पेमेंट करी 65,000 रुपए की। देखो कितना आसान है से बोल। अगली एंट्री बोल। 2 अप्रैल को डिविडेंड रिसीव्ड करा हमने 5,000 रुपए का। 1 तारीख को अबीर प्राइवेट लिमिटेड को, नहीं, अबीर प्राइवेट लिमिटेड से रिसिप्ट हुआ पैसा 1,30,000 रुपए। देखो रिसिप्ट वाउचर आपकी मदद कर रहा है, आपकी स्टेटमेंट बोल रही है। ऐसे देखो, आप इसको बोलो 1 मई को कैश डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि डेबिट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। डेबिट का मतलब जो बैंक का खाता है हमारा, लेजर है आईसीआईसीआई बैंक, वो बड़ा होगा डेबिट। और वैसे ही ये वाला लेजर, इसमें क्या बोलेंगे? 1 जून को कैश निकाला हमने बैंक से 25,000 रुपए। यानी कि आपकी लैंग्वेज टैली की लैंग्वेज से बिल्कुल अगर सिंक हो गई तो आप कभी भी ये सब बातें बोल सकते हैं। सबसे नीचे अगर हम चलते हैं ओपनिंग बैलेंस में, तो आपने कभी देखा होगा लेजर के अंदर भी देखो टू बैलेंस बीडी होता है। टू बैलेंस बीडी ही आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो देखो आ रहा है टू बैलेंस बीडी, 1,75,13,683 हमारा ओपनिंग बैलेंस था। और 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक 3.5 लाख रुपए हमने डिपॉजिट हमारे पास आए, 1,35,000 रुपए विड्रॉल में। करते हैं इसे रिकनसाइल। रिकनसाइल करने के लिए राइट हैंड साइड में देखो शॉर्टकट की भी दिख रही है F5, इसको दबाओ। जैसी गाइस आप इसे दबाएंगे तो आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का पूरा रिकंसिलिएशन वाला सेक्शन खुला। अब आपको एक एक करके रिकंसिलिएशन करना है, तो करिए। तो सॉरी, चलते हैं करते हैं। तो बैंक की डेट डालनी है। जैसे जैसे आप बैंक की डेट डाल दोगे दैट मीन्स वो रिकंसाइल हो रहा है। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा हर 15 दिन में रिकंसिलिएशन करो। अगर आपने हर 15 दिन का पीरियड नहीं बना के चले तो लंबा पड़ जाएगा फिर आपके लिए। अब ध्यान रखना, 1 महीना 2 महीना भी लंबा पड़ जाएगा। अब तो बैंक्स में ऐसा भी होता है, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, वो तो आपको पासबुक बैंक स्टेटमेंट जो होता है मेल पे भी आ जाती है 15 दिन में। तो 15 दिन के अंदर आप एज एन अकाउंटेंट दे सकते हो और बोल सकते हो सर बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दो। पर असली मजा पता है कब आता है? असली मजा आपको उस फील्ड में नहीं आएगा काम करने में जो सर्विस प्रोवाइडर हो। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर की टैली मेंटेन करना बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना उसमें, तो बंदा रिलैक्स में बैठा रहता है। मैंने भी देखा मेरे स्टूडेंट्स कुछ काम ही नहीं कर पाते, कहते हैं सर कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर की टैली मेंटेन करने में कुछ नहीं है। जो असली मजा होता है ना टैली मेंटेन करने में, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। क्योंकि उसमें होता है असली चैलेंज आपके लिए लर्न करना। उसमें आपका दिमाग फट जाएगा क्योंकि आपको एक बारी में बहुत सारी चीजें देखनी। मैं बताता हूँ क्या क्या देखनी। थोड़ा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ बट क्योंकि टॉपिक का पार्ट है इसलिए बताना पड़ेगा। आपको पीओ वर्सेस सप्लाई शीट बनानी होगी एक्सेल में। पीओ वर्सेस सप्लाई शीट के तहत आप ये डिफाइन करोगे कितने पीओ आए हैं और उसके अगेंस्ट कितने सप्लाई हुए। आपको हर हफ्ते क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट देनी होगी और उसमें ये दिखाना होगा कि ओपनिंग कितना था हफ्ते की शुरुआत में, परचेज हमने इस दौरान कितना किया और हमने बेचा कितना, और जो भी रिटर्न हुआ उसका कारण क्या, ये भी दिखाना पड़ेगा। आपको मेल पे जो पीओ आएंगे आपके लिए, वो मेल पे पीओ आने की आपको रिकॉर्डिंग भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बिल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बिल्स मेंटेन करना तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर पार्टी पेमेंट लेकर आ रही है उस पेमेंट की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। जो पार्टी आपको पेमेंट कर रही है और उसकी पेमेंट एडवाइसेस भी दे रही है लेटर्स के थ्रू, ठीक है, वो एडवाइसेस भी आपको मेल से डाउनलोड करके उनकी एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। इतना सारा काम है। और एंड में जो उसका निष्कर्ष है वो है बैंक रिकंसिलिएशन। आपको रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। रिकंसाइल में पता चलेगा जो भी आपने काम किया वो सही है नहीं। और ये अगर आप अपने हाथों से ही करोगे तो ज्यादा बेटर है, रादर देन किसी और ने किया गलती पकड़ी तो आपको सुनने को मिलेगी। तो एक होता है काम करना, एक होता है कच्चा काम करना, एक होता है पक्का काम करना। तो पक्का काम हमेशा करना, कच्चा काम कभी मत करना। कच्चा काम छोड़ के अगर करोगे, कभी भी कच्चा काम करोगे और ऐसे छोड़ दोगे तो ध्यान रखना घूम फिर के आपके आता है। ये बहुत ही फेमस डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, घूम फिर के मेरे पे आना। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये होता ही होता है, ठीक है ना। घूम फिर के आपके पास बात तब आएगी जब आपने कच्चा काम किया हो, और अगर पक्का काम किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसकी। जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वो तो ये है, यानी कि एक्चुअल लेवल पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री है वो इस डेट में हुई है, पर बैंक ने किस डेट में उस चीज को क्लियर करा वो हमें यहाँ पर डालना है। और अगर वो डाल देते हैं तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, इसको पढ़ना है।
अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक का मतलब क्या है कि 3.5 लाख रुपए और 1,35,000 रुपए अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं बैंक। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि आपने बैंक की डेट नहीं डाली है, तो इस डेट को भी डालना है। तो कैसे डालेंगे? देखिए, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट के अंदर देखो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 17,513,683, और यहाँ देखो टैली के अंदर, टैली के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा, बैलेंस पर बैंक वाला 17,513,683, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 2 अप्रैल को हमने एंट्री करी थी रणवीर लिमिटेड 101201 से चेक नंबर, और 2 अप्रैल को ये चेक हमारा क्लियर हुआ। ये चेक हमने इशू करा था रणवीर लिमिटेड को। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विड्रॉल साइड में आ रहा है 65,000 रुपये। तो जरा देखते हैं, देखो कहाँ है ये, देखो सबसे ऊपर है ये रहा चेक का नंबर 101201। चेक नंबर से आप आइडेंटिफाई करोगे एंट्री को। 2 अप्रैल को हमने एंट्री करी थी, और क्लियर कब हुआ है? 2 अप्रैल को हो गया ये चेक। यानी कि 2 अप्रैल को हमने चेक इशू करा, रणवीर ने उसी दिन डाल दिया, उसी दिन ही पेमेंट आ गई उसके पास। तो अब आपको यहाँ पर 2 अप्रैल डालना है। जैसे आप 2 अप्रैल डालेंगे और एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे 1,35,000 रुपए में से 65,000 घट जाएंगे और 70,000 बचेगा। क्यों बचा 70,000 रुपए? क्योंकि 65,000 रुपए आपने रिकनसाइल कर लिया। इसे बोलते हैं रिकन्सिलिएशन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको बोलेंगे रिकनसाइल्ड। रिकन्सिलिएशन प्रोसेस का नाम है, और रिकनसाइल्ड उस प्रोसेस के खत्म होने का नाम है। बात करते हैं आगे। क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ पता नहीं, बस क्लियर हुआ, ये लिखा हुआ है। कब हुआ? 1 मई को हुआ। अब कोई प्रूफ ही नहीं है, बट यहाँ पे आपको चेक नंबर तो दिख रहा है ना, 156201। अब आप इस चेक नंबर से जरा एंट्री को ढूंढो, कहाँ पे 156201? तो देखो ये रहा, 156201 से डिविडेंड रिसीव हुआ और वो क्लियर हो गया। कब क्लियर हुआ? डेट देखो, 1 मई को क्लियर हुआ। अब बहुत ही लेट हो गया 1 मई, पर अमाउंट भी आप देख सकते हो 5,000 रुपए। यहाँ पे डाल दो 1/5। जैसे ही एंटर करोगे तो आपने तो 2 अप्रैल को एंट्री चढ़ा के जयराम जी की कर दिया था, परंतु असलियत में वो रिकनसाइल्ड हुआ, वो एंट्री हुई 1 मई को। तो जो नॉट रिफ्लेक्शन था, अब 3,50,000 में से 5,000 घट जाएंगे और बचेगा 3,45,000 रिकन्सिलिएशन। आसान, बहुत आसान। जब ये रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो आप देखेंगे कंपनी के बुक्स का जो बैलेंस है वही बैंक की बुक का बैलेंस रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अबीर प्राइवेट लिमिटेड से हमने रिसीव करा, पहले हमें यहाँ चलना है, हमें तो बैंक स्टेटमेंट के साथ चलना है। देखो क्लियर हो रहा है 658,400, 1,30,000 रुपए की पेमेंट 2 मई को क्लियर हो रही है। और जरा देखते हैं, देखो ये रहा 658,400, 1,30,000 रुपए से, और 2 मई को क्लियर हुआ। हमने चेक डिपॉजिट किया होगा 1 मई को, तभी हमने 1 मई डाल रखी है डेट। ठीक है, और क्लियर होने में 1 दिन लग गया। क्यों लग गया? हो सकता है आपने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला हो, ड्रॉप बॉक्स में आपने डाला हो 1 मई की शाम को, तब तक बैंक बंद होने वाला था। समझ रहे हो? पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे 2 मई लिखना है। जैसे 2 मई लिख के एंटर करोगे तो यहाँ नीचे आओ, चेक करो कम बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो 3,45,000 में से कम हो गया, अब बचा केवल 2,15 और 70,000 रुपये रिकन्सिलेशन के लिए बाकी है। बाकी आप सब रिकनसाइल कर दो। बढ़ते हैं आगे। कैश डिपोजिट हुआ 15,000 रुपये। 15,000 रुपये सर इसमें 1 मई गिरनी थी तारीख, 1,30,000 में। नहीं, 2 मई गिरनी थी सर। देखो यहाँ पे क्लियरिंग डेट क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछ लेना। अब कैश डिपोजिट हुआ है 2 मई को। वैसे हमने करा तो 2 मई को ही है, और 2 मई को क्लियर भी हो गया। तो 15,000 रुपये जो आपने कैश डिपोजिट कर रहे हैं ना, जैसे पेमेंट आती है पार्टी से तो कैश में आती है, उस पैसे को आप फटाफट से बैंक में डाल देते हो। ठीक है ना? तो इसकी एंट्री होगी 2 मई को। अब यहाँ पर ये 2 मई दिखा रहा है, देखते हैं 15,000 रुपये 2 मई, यहाँ से भी कम हो गया। अब BSNL का जो टेलीफोन का बिल था 31 मई को वो क्लियर हुआ है चेक से 101202। तो ढूंढो चेक नंबर। यहाँ पर देखो ये रहा चेक नंबर, ये रहा BSNL तो नहीं लिखा हुआ, बट आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल लिखा हुआ है। इसका मतलब हम BSNL को पेमेंट कर रहे हैं, और 2 मई 35,000 रुपये से पेमेंट कर रहे हैं। देख लेते हैं 35,000 है या नहीं है, एक एक चीज देखनी होती है ना। ये रहा देखो 35,000 रुपये, तो 31 मई चढ़ाओ यहाँ पर। जैसे आप एंटर करोगे तो 70,000 में से 35,000 गए, जो बचेगा 35,000 रुपये रिकनसाइल के लिए। अब केवल 2,35,000 ही रह गए, इनको भी करते रिकनसाइल। फिर हमने कैश विड्रॉल किया बैंक से 1 जून को,
और ये था उसका चेक नंबर, सेल्फ चेक था 101203 का, 25,000 रुपये विड्रॉल हुए बैंक से। जरा देखते हैं 101203 का है, तो आपको पता चलेगा 101203 तो नीचे है। तो नीचे कैसे जाए, एंटर दबा के। 1 जून को हमने उसको डाला था बैंक में, क्लियर कब हो रहा है जी वो, 1 जून को ही हो रहा है। तो डालिए यहाँ पर 1 जून। 1 जून जैसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए 35,000 में से 25,000 कम हो जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। मेरे को ऐसा लगता है आप लोग गलती तब करते हो, स्क्रीनशॉट भेज के जब भी आप गलती करते हो ना, वो तब करते हो जब आप रिलैक्स होकर नहीं करते हो, आप एंजॉय नहीं करते हो टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक के साथ बने रहो। प्रॉब्लम के एक एस्पेक्ट को मत देखो, पूरे के पूरे एस्पेक्ट को देखोगे तो आपको उसमें मजा नहीं आएगा। 1 जून डालो, एंटर करो, तो देखो यहाँ पे 10,000 बाकी। आपके दिमाग में ये भी थॉट आना चाहिए, जैसे हम फ्रेंड्स के दिमाग में आता था जब हम पढ़ते थे कि यार अगर खत्म हो गया तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए, इसलिए आराम आराम से करो। ये थॉट भी आना चाहिए, ये थॉट बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं आगे। 157210 ये एक चेक नंबर है जो कि क्लियर हुआ हमारा 2 जून को 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का चेक तो ऊपर है, ऊपर कैसे जाए, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। ये रहा चेक नंबर 157210 का, और देख लेते चेक नंबर 157210 आ रहा है 2 लाख रुपए 2 जून। तो 2 जून को क्लियर हुआ तो लिखे 2.6 और दबाइए एंटर। जैसे ही दबाएंगे एंटर तो अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक में 2 लाख दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। और देखिए लगभग हमारा बैलेंस जो बैंक का है कंपनी का मैच होने वाला है कुछ ही देर में। एंटर करिए। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। हमने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को 101204 से 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो 10,000 रुपए की पेमेंट करी हमने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, और उसका चेक नंबर है 101204। तो यहाँ पर देखो 101204 भी दिखा रहा है। और कब क्लियर हुआ वो भी देखना है मेरे को। मैं तो 2-3 बार ऑल टैप करता हूँ भाई। 2 जून आ रहा है जी, दोबारा मैंने ऑल टैप करा, 2.6 लिखा। जैसे एंटर करूंगा 10,000 रुपये यहाँ से खत्म, और ये जो 10,000 रुपये है यहाँ से बैलेंस इस पर बैंक में से हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए आपका कंपनी का बुक्स का बैलेंस और बैंक की बुक का बैलेंस दोनों मैच हो गया, क्योंकि आपने बैंक डेट डाल दी। इसी के साथ हमारा रिकंसिलिएशन समाप्त होता है, और रिकंसिलिएशन की एक क्लास समाप्त नहीं होती क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ रह रहा है। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट द क्लोजिंग। एंट्री तो कर ले जाओगे, एंट्री तो कर लोगे, बिल तो बना लोगे, बट क्लोजिंग करना होता है। क्लोजिंग करने में पता चलता है कि क्या आपको अकाउंटिंग आती है नहीं आती। एंटर करिए और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करने के बाद क्या होगा, अगर आप अगली बार यहाँ पर आके F5 करेंगे तो आपको पता चलेगा रिकंसिलिएशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सारी एंट्री रिकंसाइल्ड हो चुकी है। अगर आपने अगली कोई एंट्री चढ़ाई इसके बाद, तो उसमें पैसा आपने रिसीव करा, पैसा रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे F5 करने आते हो, और अगर वो दिख रहा है दैट मींस वो रिकंसाइल्ड नहीं हो रहा। तो अभी क्योंकि मेरी सारी की सारी एंट्री रिकंसाइल्ड हो रखी है, इसलिए सब कुछ सफा चटा। अब सवाल आता है रिपोर्ट कैसे भेजें। अगर आपने प्रिंट करके यही रिपोर्ट अपने बॉस को दे दी और एंटर कर दिया तो ये मजाक हो जाएगा एक प्रकार का। देखो ये थोड़ी ना भेजेंगे, लीजिए सर हो गया रिकंसाइल, वो कहेंगे क्या बकवास है, कहेंगे सर हो तो गया, देखो दोनों मैच बैलेंस मैच कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये नहीं भेजना आप, क्योंकि इसमें आपको एंट्री नहीं दिख रही है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया कि रिकंसिलिएशन करने के बाद एंट्री नहीं आती है। अरे मेरे कहने का मतलब तो ये था कि F5 करने के बाद आपको रिकंसाइल करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसका प्रूफ है ये ब्लैंक स्पेस। बट रिपोर्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना कि इसी ब्लैंक स्पेस को हम फॉरवर्ड कर दें, दैट डजंट मीन। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होता है, हर रिपोर्ट में हम क्या दबाते हैं, F12। F12 कॉन्फ़िगर करेंगे, और बताइए क्या ऑप्शन है, आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताएंगे। देखो अलाउ बैक डेट एंड रिकंसिलेशन, यस करना है। नहीं नहीं नहीं, उससे भी ऊपर देखो एक ऑप्शन है, सो रिकंसिलाइज ट्रांजेक्शन आल्सो। हाँ यही है उसे, शो रिकंसाइल ट्रांजेक्शंस आल्सो। इसको आप यस करिए, देखते हैं यस करके क्या होता है। देखो आपकी सारी की सारी रिकंसाइल एंट्रीज आ गई, यानी कि वो रिपोर्ट आ गई जो कि आपकी रिकंसिलिएशन को शो करता है। आप इसे ऑल्ट P करेंगे, एंटर दबाएंगे और ऑल्ट Z से जूम करेंगे, और इसको लगा देंगे कहाँ पर, उस फाइल के अंदर जहां पर आपने बैंक स्टेटमेंट्स लगा रखी है। बैंक स्टेटमेंट के साथ ये टैली का ये फाइल लगा दोगे तो उससे पता चल जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की बैंक स्टेटमेंट पूरी तरीके से रिकंसाइल्ड है। उसको आप ठप्पा लगा के लिख भी सकते, ठीक है।
बैंक स्टेटमेंट वाली फाइल में उसको अटैच कर देंगे प्रिंट कर। बस अब क्या हमें क्या खुशी हो रही है कि पीसफुल हो रहा है हमारी अकाउंटिंग के अंदर। पीसफुल मतलब एक शांति है। शांति कैसे है? जब हमें ये पता चल रहा है दोनों बैलेंस हमारे क्लियर। बस और कुछ पूछना है? सर सर ये कह रही थी सर, जैसे ये तो हमारी सिर्फ छोटी स्टेटमेंट है, तो इसमें छोटी स्टेटमेंट है, तो सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ एक ही मंथ की ट्रांजेक्शन शो हो? डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते सर वो? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर सर ऑल्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा था वो। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे ऑल्ट F2 दबाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल ले लेंगे, पर 30 अप्रैल आपको पता है एजुकेशन मोड में चलता नहीं है, इसलिए आपको 1 मई से खुश रहना पड़ेगा। यस सर। लो 1 अप्रैल से 1 मई तक के आगे। ओके सर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप 15 दिन के भी ले सकते हो। बट यहाँ पर देखो 1,45,000 आपका रिकनसाइल नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिकनसिलेशन 1,45,000 रुपए का इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसका रिकनसिलेशन 1 मई के बाद था, यानी कि हो सकता है 2 मई को। अब आप यहाँ पर एक और चीज समझ लो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान समझना इस बात। जब मैं इसे ऑल्ट पी कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ रिकनसाइल कर लिया है, फिर भी यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है, अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड बैंक? इसके पीछे जो वजह है ना बेटा, वो ये है कि आपने जो पीरियड सेट करा है वो 1 मई लिया है, और 1 मई तक की जो एंट्री है, जैसे मान लीजिए ये बात कर रहा होगा अबीर की, शायद अबीर का जो चेक है वो क्लियर हुआ है, देखो 2 मई को दिख रहा है ना यहाँ पे, 2 मई, और आपने यहाँ पे डेट डाली है 1 मई। अब आपसे स्टेटमेंट भी 1 मई 2 मई तक की, सॉरी 1 मई तक की मांगी गई, तो क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर 2 मई तक की भेज देंगे, क्या दिक्कत है? ना, ये नहीं करना। अगर 1 मई तक की उन्होंने मांगे तो 1 मई तक की देनी है, बट इसका क्या करें, यहाँ तो 2 मई दिखा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करो, या तो उनको बताओ ये चीज कि सर जो 1 मई की पेमेंट है ना, 1 मई की जो अबीर से पेमेंट है 1,30,000 रुपए की, वो रिकनसाइल 2 मई की हुई है, इसीलिए मैं आपको 2 मई तक की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, या फिर आपको बैंक डेट में भी 1 मई डालना पड़ेगा। अगर बैंक डेट में भी आप 1 मई डालते हो तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये 1 मई तक की स्टेटमेंट है और सारी हमारी पेमेंट क्लियर है। ये भी कर सकते हो। और तो कुछ सर अगर हम वैसे यूज कर, क्या? तो सर जैसे हम वैसे मतलब ये बोलते हैं कि हम अबीर की हमारे सर 2 मई में ट्रांजेक्शन क्लियर हुई है, तो उसके लिए सर हमें अपने मेल में या इसको रिमार्क डालना पड़ेगा ना इस चीज के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चेक इश्यू होता है, जो चेक हम डिपॉजिट करते हैं, वो आगे पीछे क्लियर होता ही होता है। जहां तक रिमार्क का सवाल है, रिमार्क्स हम इसमें भी डाल सकते हैं शायद, एक सेकंड मुझे देखना। रिमार्क्स की ऑप्शन कहाँ पे है? शायद एंट्री करते वक्त होता हो। एक्चुअली ना कुछ चीजें पायरेटेड मोड में है ही नहीं, लाइसेंस वाली टैली में होती है। ओके सर। एक काम तो हो सकता है कि आपको नरेशन मिल सकती है, बट नरेशन में वही सब चीजें डली होंगी जो आपने एंट्री के वक्त डाली होगी। नरेशन तो दिख सकती है, नरेशन के बेस में तो रिकंसाइल। सर इसमें से जब हम ईमेल करते हैं तो उसमें डाल दे रिमार्क अपना, जब ईमेल कर रहे हैं? रिमार्क पता आपको कहाँ डालना चाहिए? रिमार्क आपको डालना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में, वो भी पेंसिल से, पेंसिल से लिखना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में, जो भी आपका एंट्री का इशू है बैंक स्टेटमेंट में। ओके। पहले तो ध्यान रखना, टिक आपको हिसाब से लगाना है, क्योंकि टिक टिक लगाने से क्या होता है, एक तो भर जाती है बैंक स्टेटमेंट। तो टिक आप किस बेस पे लगाओ? बैलेंसेस के बेसिस। जैसे आपका बैलेंस 2 जून तक इतना दिखा रहा है, 1,70,00,000 इतना, तो आप उससे आगे बढ़ जाओ, उससे आगे का रिकंसिलिएशन चेक। और बड़ा मजेदार काम है, मेरे को तो लगता है अकाउंटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग काम बैंक स्टेटमेंट को मैच करना है, क्योंकि आपका दिमाग अगर होगा तरफ से, अच्छा वो एंट्री गलत हुई होगी, वो होगा, वो वाली फाइल लेकर आई हो उसमें गलती है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं? और कुछ यस सर। कीजिए आपको।
जो असलियत का बैंक रिकंसिलिएशन होता है, मैं आपको बता दूं, वो ऐसा नहीं होता, इतना क्लैरिटी में नहीं होता, उथल पुथल होती है बहुत दुनिया भर की। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको जो बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है वो हो ही नहीं सकता आपको समझ में आ जाए एक बार, क्योंकि उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, वो समझना पड़ता है। ठीक है, किसी किसी गिनी चुनी पार्टी का नाम लिखा हुआ होता है पर्टिकुलर उसमें, नहीं तो सब में आपको चेक नंबर दिखेगा, यूटीआर नंबर दिखेगा, और बहुत ही ज्यादा। हाँ बताइए। सर जैसे हमने मतलब किसी को पेमेंट की है विदाउट सर चेक, हमने सर जैसे उसको एनएफटी या आरटीजीएस ऐसे ऑप्शन से हमने उसको पेमेंट की मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो सर वो भी बीआरएस में शो होगी। किसमें? सर वो स्टेटमेंट भी सर हमें बीआरएस में दिखानी पड़ेगी। दोबारा बताना, आपने क्या बोला? सर अगर हम मोड ऑफ ट्रांजेक्शन पेमेंट का मोबाइल ट्रांजेक्शन के थ्रू करते हैं, हम्म। तो जैसे एनएफटी या आरटीजीएस हो गया, तो सर उसके लिए भी हमें बीआरएस में स्टेटमेंट दिखाना होगा। बीआरएस तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, वो तो जो हमें दिखता है उसी को अपनाना पड़ता है, इसको समझ लेना ध्यान से। जहां तक आपने एंट्री की बात करी ना बेटा, एंट्री के टाइम पे आपको क्या करना है, मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ही लेके चलता हूँ। एक मेरे पास टैली है, उसमें मेरे पास प्रैक्टिकल दुनिया का काम है, अगर मैं दिखाता हूँ टैली 9, इसमें शायद मैं आपको वो दिखा पाऊँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे कंपनी वाले डायरेक्टली डालनी पड़ेगी इसमें। देखो आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी सीखो जरा कुछ। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, अपनी एक कंपनी है सीक्रेट कंपनी, उसकी डायरेक्टरी मैंने कुछ और डाल रखी है, इसी वजह से वो कंपनी यहाँ पे आपको कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी कुछ और है। अब वो डायरेक्टरी ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और अपनी ई ड्राइव मैंने बना रखी है दिस पीसी के अंदर। देखो मेरी 3 ड्राइव है, लोकल टेस्ट सी जो मैंने विंडोज के लिए बनाई है, डी ड्राइव जो मेरी पर्सनल ड्राइव है जहाँ पे मेरी गेम्स मूवी सब कुछ है, लर्निंग वाली ड्राइव जहाँ पर मैं केवल पढ़ाई की बातें करता हूँ। इस पर डबल क्लिक करा मैंने। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कंपनी वर्क कहीं लिखा होगा, ये रहा कंपनी लेवल वर्क। और कंपनी लेवल वर्क में देखो ये सारी कंपनी की फाइल्स हैं, बट यहाँ पर जो मुझे आपको दिखाना है ये वो नहीं है। बैकअप टेली 9 डेटा, शायद ये होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करा, कॉपी और टैब, बैकस्पेस, कंट्रोल ऑल डिलीट। देखो ये है वो कंपनी में, इसमें मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अकाउंट बुक्स, कैश और बैंक बुक्स। देखो इसके अंदर कितने अकाउंट आपको दिख रहे हैं, एक तो कैश है नॉर्मल होता है, क्या लिक्विड अमाउंट है, एक एक्सिस बैंक का खाता है वो क्रेडिट साइड है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा 1051, ये है कंपनी का करंट अकाउंट, एक है सिंडिकेट बैंक, ये भी है करंट अकाउंट, और एक है बैंक ओडी, ये है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, इन सभी के बैलेंस की जो स्टेटमेंट होती है ना वो भी आपके पास होगी, और आपको उससे रिकंसिलेशन करने के लिए आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको बताया, एंटर करोगे। देखो अप्रैल के महीने में 45 लाख रुपए आया है, 7,19,000 रुपए मई के महीने में आया है, एंटर करो। और इतनी सारी पार्टी से पेमेंट आया है, चिट चैट, डीजी इंडिया, कुछ कुछ तो सस्पेंस में डाल रखी है। आप ये भी यूज कर सकते हो, सस्पेंस अकाउंट भी यूज। ये सस्पेंस अकाउंट हमने तब बनाया था जब हमें क्लियर नहीं था कि पेमेंट किससे आई है, तो हमने सस्पेंस डाल दिया, और जैसे हमें वो पासबुक में मिली, वो कैश बुक में मिली वो एंट्री कॉपी में, हमने वहां पर पार्टी का नाम डाल दिया। क्योंकि हमें एक लेवल तक ना बैंक स्टेटमेंट मैच करनी होती है, ये ध्यान रखना। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट का काम शुरू किया है तो हेड्स ऑफ टू यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको करना क्या होता है उसमें, आपको बैलेंसेस मैच करने के लिए अगर वो बैलेंसेस कहीं नहीं मिल रहे तो उन्हें सस्पेंस पे चढ़ा के आगे बढ़ना होता है। समझ में आया आप दोनों को? सस्पेंस अकाउंट का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि डेबिट साइड में एक तरीके से जो बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट वाला सेक्शन होगा ना, वहाँ पे 6 लाख रुपए पेमेंट थी, बट वो क्लियर नहीं था कौन सी है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट से वो एंट्री पास की। और जब हमें फ्री टाइम मिलेगा हम उस फ्री टाइम में इस 6 लाख रुपए को ढूंढेंगे, जब मिल जाएगा तो स्पेस बार दबाएंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे, जो भी पार्टी का नाम है, बस। समझ रहे हैं? इन सभी पार्टी से जो भी आपको पैसा मिला है, देखो टोटल कितनी एंट्री है, ध्यान से देखो। अब है असली चीज गेम। मैंने आपको 6 एंट्री करवाई है, यहाँ देखो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितनी एंट्री है, 158 और है, यानी कि लगभग 170 एंट्री है। 170 एंट्री की रिकंसिलेशन करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है 15-15 दिन 10-10 दिन का हिसाब लेके चलो, और एक बारी में अपने लिए बड़ा टास्क मत बनाओ। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए।
यानी कि शाम को मान लीजिए आप रिकंसिलिएशन करने के लिए 15 मिनट दे रहे हो, फिर आपने 20 मिनट दिया, थोड़ा थोड़ा करके टाइम दो। ये नहीं कि एक ही दिन करूंगा तो कुछ करूंगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनी के अंदर आपको दूसरा काम ना मिले, पर आप बहाना नहीं बना सकते। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, राइट? समझ में आ रहा है मेरी बातें? मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब चीजें देख रखी है, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली हर एक चीज समझा पा रहा हूँ। और आप वो देख भी सकते हो कि मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं आप उससे रिलेट भी कर रहे होगे, क्योंकि आपको फील कर रहा हो। 170 एंट्री रिकनसाइल करना आसान नहीं, और जब इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आएगा ना तब आप बता नहीं पाओगे सर वो हो नहीं पाया। करना क्या है आपको, आपको अपने फ्री टाइम के अंदर फ्री टाइम ढूंढना ही पड़ेगा, 15-20 मिनट इसमें देने पड़ेंगे, और 15-20 मिनट करते 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 पूरा महीना रिकनसाइल हो जाएगा। कोशिश करो जल्दी निपटाने की, क्लोज करने की बात, जितना जल्दी क्लोज कर सकते हो उतना जल्दी। अब मैं इस पे देखो F5 कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे देख के। एक सेकंड में ध्यान से देखो, F5 करने से क्या हुआ, दिखा आपको कुछ दिखा? यस सर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1745। क्या मतलब है इसका? 1745 एंट्री रिकनसाइल करनी है। कैसे करेगा कोई बंदा? अब आप बोलोगे सर इतनी एंट्री तो अप्रैल में थी ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब क्यों है। ये सब इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंट्री पिछले साल की भी है। जरा देखते हैं। सर ये सारी एंट्री पिछले साल की है, नहीं नहीं, पिछले साल की नहीं है। हाँ हाँ, ये सारी पिछले साल की। ये देखो आ रही है ना? क्योंकि सर हमारा 2019 से हो रहा है स्टार्ट। बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर पिछले साल की क्यों दिख रही है? क्योंकि पिछले साल से किसी ने F5 से रिकंसिलिएशन ही नहीं किया। अब आपको ये गलती भी नहीं करनी है। मैं आपको टॉपिक से हटके बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज समझा रहा हूँ। आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि मैं ना सब कुछ सही कर दूंगा ना। आप नहीं कर पाओगे सही। एक मेन कहावत, एक हमेशा एक कहावत कही गई है, इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। रोम में हमेशा वो करो जो रोमन्स करते हैं, यानी कि जिस जगह पे आप हो वैसा ही करो जैसे वहां के लोग करते हैं। अगर जरा सा भी आप हीरो बनने की कोशिश करोगे ना, किसी की भी लाइमलाइट में आ जाओगे, वो आपको निकालने की सोचेंगे। आपको कुछ नहीं करना, फालतू मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। पागल थोड़ी ना 1,745 एंट्री करोगे। पहले ये देखो कि ये पिछले साल का काम तो कब का रिकनसाइड हो चुका, तो क्या करूंगा इसको रिकनसाइड करके। बात आई पकड़ में? अब आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया बैंक डेट के तरीके से है। अरे तो मैंने बैंक डेट से सिखाया है, तो मैंने ऑल्ट आर भी तो सिखाया है। ऑल्ट आर क्या होता है सर? ऑल्ट आर का मतलब ये होता है जो जो आपकी एंट्री रिकनसाइड हो गई है उन्हें ऑल्ट आर करके गायब करते रहो। ऐसे कर करके मान लीजिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हो, तो कभी भी गलती से एक गलती मत करना जो करते हैं लोग, वो ये कि ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ले रहे हैं। ये मत करना, क्योंकि इतनी एंट्री आप एक बार में रिकंसाइल कर ही नहीं सकते। अगर आप इतनी बारी में ऑल्ट आर करोगे तो गड़बड़ भी हो जाएगी। आपको पता करना क्या है? ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से बस 2 अप्रैल लेना। पहले आराम से इन 4 एंट्री को देखो आराम से, फिर धीरे धीरे करके अपने लिए गोल बढ़ाओ। ये गलती करते हैं हम लोग। क्या गलती करते हैं कि हम एक एक करके नहीं बढ़ते हैं आगे। फिर आपको क्या करना है, जब आपने 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक कर लिया काम खत्म, तब आपको ऑल्ट F2 दबा के क्या करना है? 1 अप्रैल से 3 अप्रैल ना, आपको करना है 2 अप्रैल से 2 से 3। 3 अप्रैल। हाँ, जिससे कि आपको 2 से 3 तक का काम दिखेगा, उसको रिकनसाइल करो, उस पर गड़बड़ ढूंढो। पता है गड़बड़ क्या क्या मिलेगी? गड़बड़ ये भी मिल सकती है कि ये एंट्री 3 अप्रैल की थी ही नहीं, ये 31 मार्च की थी। ठीक है, फिर आपको इसे 31 मार्च को करना होगा, उसके लिए पीछे जाके फाइनेंशियल डेट चेंज करना होगा, फिर ध्यान रखना होगा कि मैं 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक का। माय गॉड, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आप अपनी लाइफ में 15 से 18 घंटे काम करोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा असलियत में ह्यूमन बॉडी की लिमिट क्या होती है। जब पूरी तरीके से माइंड इन्वॉल्व होता है ना किसी भी काम में, तब अपनी तरफ से हम पूरा अपना जोर भी लगाते हैं, और तब प्यार सब कुछ बंद भी हो जाता है। तो आपके दिमाग में कोई व्हाट्सएप का स्टेटस, टिकटॉक चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फोकस एक ही रहता है, और उससे इंटरेस्टिंग स्टेट नहीं हो सकती लाइफ में उसकी, मतलब उस दिन भर के काम की नींद, सो मेनी थिंग्स जो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, सर एक बार ओवरड्राफ्ट वाली वो दिखाना, जिसमें ओवरड्राफ्ट पहले कंपनी आपको है। ये आया समझ में जो मैंने बताया? इस पे क्या करोगे, जैसे आपको एंट्री जो भी रिकनसाइल्ड हो रही है उसको ऑल्ट आर करके गायब करो। ऑल्ट आर ऑल्ट आर ऑल्ट आर, ऐसे करते करते अगर आपको पता चल रहा है जो एंट्री आपकी, आपको डिटेल व्यू में खोल के देखना है, तो शिफ्ट एंटर दबाओ। शिफ्ट एंटर से आपको चेक नंबर दिख जाएगा। फिर बैंक स्टेटमेंट में देखो आपको चेक नंबर दिखा, दबाओ ऑल्ट आर, तो धीरे धीरे करके आपको बैलेंस देखो यहाँ पे कम होता भी दिखाई देगा। देखो दिख रहा है? दिख रहा है ना? सर एक इशू था सर, जैसे हम ये आप सेलेक्ट कर रहे थे, तो सर इस चीज को कैसे क्लैरिफाई करें कि हमारी रिकंसिलाई हो चुकी है?
देखो रिकंसिलिएशन जो हो चुकी है ना, वो एंड में क्लैरिटी कैसे मिलेगी, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए आपको एंटर करके ना ऑल्ट F2 करना पड़ेगा और 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल लेना पड़ेगा। अगर 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक लेने में आपका बैंक का बैलेंस क्लोजिंग ये दिखा रहा है, दैट मीन आपने सब कुछ सही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि रिकंसिलिएशन ये भी होता है, जो मैंने ऑल्ट आर से बताया आपको, ये भी एक तरीका है रिकंसिलिएशन करने का। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं F5 सर, आप अगर मतलब जैसे सर, अगर आप F5 से कर रहे हो ना, F5 से करने में भी आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें डेट डालनी होती है। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें मैंने कहीं डेट नहीं डाली, इसमें तो मैं ऑल्ट आर कर रहा हूँ सिंपली। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये वाली एंट्री है रामपुती रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इससे आपको पैसा मिला। ये जो पैसा आपको मिला, इसकी क्लैरिटी बैंक ने 4 अप्रैल दे रखी है। तब आपको एंटर करके इसमें F2 करके 4 अप्रैल लेना पड़ेगा और कंट्रोल ए करके सेव करना पड़ेगा, जिससे कि ये एंट्री, जिससे कि क्या होगा कि ये एंट्री यहाँ पे नहीं रहेगी, अब वो 4 अप्रैल में चलेगी। यानी कि रिकंसिलिएशन के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि लेट क्लियर होती हैं, तो उनकी डेट आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट पे देख के, तब जाकर ये कम होगा। ये नहीं कि ऑल्टार ऑल्टार करते रहो। तो सर हम इस चीज को कंट्रोल ए से कर सकते हैं? कंट्रोल ऐसे कैसे? सर आपने एक करके दिखाना, आपने कुछ शॉर्ट की बताई थी ना। हाँ, कंट्रोल ऐसे होती है। कंट्रोल ऐसे तो सेव होता है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझ में आया? यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक जो एंट्री है वो मान लीजिए 5 है, मान लेते हो 5 एंट्री है। अब ये फालतू एंट्री क्या है, इसका मतलब कोई एंट्री आगे पीछे की होगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक की बैंक स्टेटमेंट में लिखा है 5 एंट्री है, पर हमारे सामने तो बहुत सारी एंट्री है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये आइडिया कि कुछ एंट्री ऐसी होंगी जो लेट क्लियर हुई है, उनमें आप कुछ नहीं करना है, एंटर करके F2 करके आगे की डेट डालनी है जो भी बैंक स्टेटमेंट पे है, तो आपको देखना होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक पेमेंट दिखी, ये वाली VRM एंटरप्राइजेस की, ठीक है, मान लेते हैं इसकी मिली। अब आपको ये चेक नंबर ढूंढना होगा। ये चेक नंबर बैंक स्टेटमेंट में अगर आपको दिख गया और उसकी डेट आपको दिखी 10 अप्रैल, तो आपको यहाँ ऊपर जाके 10 अप्रैल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये एंट्री शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। ये एंट्री शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि 10 अप्रैल में चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ये हट गई तो रिकंसाइल तो हुआ, एंट्री तो कम हुई। धीरे धीरे करके 5 एंट्री ही बचेंगी एंड में, 100% 5 ही बचेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता 5 ना बचे। और एंड में आपको पता चलेगा आपकी कुछ गलतियों की वजह से बैलेंस मैच नहीं हो, एंड में आपको ये पता चलेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके जूनियर अकाउंटेंट की कुछ गलतियों की वजह से आपको सुननी पड़ गई, वहां पे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो सारा फोकस लर्निंग एटीट्यूड में रखना, पेशेंस के साथ चीजों को लेकर चलना, बहुत मजेदार काम है यार। और ये क्लोजर है अकाउंट्स, इसके बाद अकाउंटिंग खत्म है पूरा, क्योंकि आपने पहले माल खरीदा, फिर माल बेचा, चेक दिया, चेक लिया, बैंक में डाला, एंड में बैलेंसेस क्लियर हुए, पैसा आया नहीं आया वो कौन बताएगा, बैंक स्टेटमेंट बताएगा। यानी कि बैंक स्टेटमेंट अंत है इन सब चीजों का। और बताइए सर जैसे ये आपने बताया क्लोजिंग बैलेंस अगर आया तो हमारे मतलब रिकंसाइल हो चुका है। जी। तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस सर हमें पासबुक से पता लगेगा ना अपनी? हाँ, ये तो पासबुक में ना आपको क्लोजिंग बैलेंस 5 तारीख का देखना होगा। 5 तारीख वाली एंट्री में जाकर आपको सीधा जी जाना सर। पड़ेगा। 3 तारीख वाली एंट्री में जाकर सीधा हाँ। जाओ, तो 3 तारीख की जो लास्ट एंट्री होगी ना, उसके क्लोजिंग बैलेंस में 49 लाख ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब कुछ गड़बड़। यस सर। सर अब एक इशू और था, जैसे सर आप ये इतनी सारी एंट्रीज हैं, हाँ जी। तो सर हम कोई सी भी एंट्री के ऊपर गए, हाँ, तो सर हमने उसको ओल्ट आर कर दिया, तो सर वो रिकंसाइल होगी नहीं होगी? वो अगर हो वो रिकंसाइल नहीं हुई भी? वो हो चुकी है। जैसे मान लीजिए जो चिट चैट की पेमेंट है 8,398 है, ठीक है, और ये 2 अप्रैल ही दिखा रहा है बैंक स्टेटमेंट में, तो आप इसे बिंदास ऑल्टार करो, आंख बंद करके ऑल्टार। कई बार तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपने ऑल्टार 2 बार तो नहीं दबा दिया। कई बार ये भी होता है, जैसे मैंने ऑल्टार दबाया और गलती से वो 2 बार दब गया। समझ रहे हो, यस इतना सर। संभल के चलना तो होता नीचे वाली एंट्री है। हाँ, वो एंट्री हो जाएंगी। हाँ, वो वाली एंट्री भी हो गई रिकंसाइल। अब आप क्या सोचोगे, यार मैंने गलती क्या करी है, इसलिए बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कभी भी। फिर आप पता क्या करोगे, एस्केप करोगे, दोबारा से स्टार्ट करोगे और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है फिर। इसीलिए तो मैंने बोला 1 अप्रैल से लेकर पहले 2 अप्रैल करो भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर हमारे पे 2 एंट्री हो जाती है एक साथ, तो वापस कैसे आएंगे वापस पीछे? वापस में तब आ पाएंगे जब आपको पता होगा आपने 2 बार करा है। तभी तो, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 1 बार बटन दबाया है, तो मैं तो ऑल्ट यू कभी करूंगा ही ना, ऑल्ट यू से वापस आती है। सर आपने की थी और अभी जब आपने कवर की थी? हाँ, ऑल्ट आर से क्या होता है, रिमूव लाइन होती है, ऑल्ट यू से रीस्टोर लाइन होती है, ठीक है।
मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टैली में मैंने किया भी था, टैली आप बिना मैंने बंद कर दिया था। हाँ, टैली मैंने बंद कर दिया। टैली RP9 में लिखा रहता है डे बुक में ऑल्ट आर से रिमूव लाइन और ऑल्ट यू से रिस्टोर। बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन है। सर मुझे तो पर्सनली आज बहुत मजा आया क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बताने को मिला। सर ये जो की है शॉर्टकट की, इनका कोई परफॉर्मर बना हुआ है आपके पास कि ओल्ड आर या ओल्ड यू इस मैं पता है परफॉर्मर तो है संदीप जी, पर मैं ना अगर आपको एक साथ वो सारी एंट्री दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग ना कंफ्यूज। आप परफॉर्मर मेल कर दो हमको। वो तो ठीक है, पर अभी पता क्या है, अगर मैंने आपको भी सारी की सारी एंट्री दिखा दी, एक काम कर लो ना, अगर मैंने आपको सारी की सारी एंट्री दिखा दी होगी तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाली शॉर्टकट की उसलिए होती है, इसको याद रखो उसको। इसलिए मैं बताता नहीं हूँ बच्चों को शुरुआत में शॉर्टकट की, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। क्योंकि टैली में आपको बताऊँ एक राज की बात, टैली में सारी शॉर्टकट के आमने सामने ही होती है। कभी ऐसे दिखे कोई शॉर्टकट की जो आपको नहीं दिख रही है? सारी शॉर्टकट की रीच सब कुछ लिखा रहता है वहीं पे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखो। सर एक ऑप्शन था मेरे से, सर एक क्वेरी थी। सर जैसे हम किसी भी एंट्री को यूज मतलब उसके ऊपर सर आप कर रहे थे, सिलेक्ट किया सर हमने उसको, और सर हमने उसको ओल्ट आर कर दिया, लेकिन वो सर रेक्टिफाई नहीं हुई है, तो सर वो रिमूव होएगी या नहीं होएगी? दोबारा बोलो, मेरा ध्यान यहाँ पे था एक्चुअली। सर जैसे सर आप अभी ओल्ट आर कर रहे थे एंट्रीज के ऊपर, हाँ लेकिन सर वो रिकंसिलेशन नहीं हुई भी है, हाँ। तो सर वो रिमूव होएगी या नहीं होएगी? अरे मेरी बात सुनो, जो मैं ऑल्ट आर आपको बता रहा हूँ ना, उसका एक्चुअली मतलब रिकंसिलेशन नहीं है। वो तो हम मान रहे हैं कि रिमूव है सर वो। क्या? सर रिमूव है शायद उसका मतलब। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करो। रिकंसिलेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? जो मैंने काम किया वो बैंक ने किया, यही समझते हो ना? ठीक है। अब मेरे सामने 4 एंट्री, अगर बैंक ने भी वो काम कर दिया तो मैं ऑल्ट आर क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेंशन, जैसे मान लीजिए ये वाला, मैं बहुत सिंपल करता हूँ चीजों को। मान लेते हैं मैं 3 अप्रैल तक ले लेता हूँ। अब मान लीजिए पहली एंट्री रिकंसाइल हो गई, फिर अगली एंट्री ये है रिकंसाइल हो गई, फिर अगली एंट्री ये है, फिर अगली एंट्री ये है। तो क्या आपको याद रहेगा कौन कौन सी एंट्री है? बताओ मुझे। मान लीजिए तो सर ये हमें मतलब सर ये ओल्ड आर हमें अपने BRS के स्टेटमेंट से देखकर करना होगा। हाँ, हम ऑल्ट आर पता क्यों कर रहे हैं? अपनी क्लैरिटी के लिए। अपनी क्लैरिटी के लिए हम ऑल्ट आर कर रहे हैं। हम यहाँ करेंगे ऑल्ट आर और बैंक स्टेटमेंट की उस एंट्री पे लगाएंगे टिक। अब सर ये अब क्लियर हो सर ये क्वेरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो जितना पूछना। और एक तरीके से टिक लगाना है सर अपने। हाँ, टैली में तो लगाओगे ऑल्ट आर से टिक, और BRS पे लगाओगे टिक पेंसिल से लगाना। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी एंट्री को खोलो मत। खोलने से क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है। फिर एस्केप करके बाहर आओगे, 3 बार एस्केप दबाना पड़ता है। शिफ्ट एंटर दबाओ। शिफ्ट एंटर से आपको एंट्री के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। आपको कई बार तो ये भी दिखेगा कि 39,000 रुपए की जो रिसिप्ट हुई है 3 तारीख को, उस पर बंदे ने चेक नंबर नहीं डाला। फिर आपको पता क्या करना है? एक ही हाथ से एंटर करना है, एक ही हाथ से कंट्रोल एंड करना है और यहाँ पर चेक नंबर डाल देना और सेव कर देना। कई बार तो ये भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने एंट्री खोली और आपको पता चला 500 की पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, और आपने बैंक स्टेटमेंट में देखा उसका चेक नंबर दे रखा है पर किसी ने डाला नहीं, या फिर चेक नंबर मान लो गलत है। ठीक है, चेक नंबर हमने 15,200 डाला है और बैंक स्टेटमेंट में चेक नंबर है 15,020। तो आप एंटर करोगे, फिर कंट्रोल एंड दबाओगे सबसे नीचे जाने के लिए, फिर एंड का बटन दबा के 15,00202 सेव करना। ऐसा भी करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि पेमेंट जो आपने रिसीव करी है उसका चेक नंबर तो सही है और चेक नंबर सही है बट अमाउंट गलत है। हो सकता है अमाउंट 39,500 ना हो, 37,000 हो, या फिर 38,500 हो, या फिर 49,500। तो आपको एंटर करके ऐसे सही करना पड़ेगा उसे ऐसे। तो सर वो तो हमें सिर्फ अपने चेक नंबर से पता लग सकता है अमाउंट चेक। अरे बहुत तरीके पता करने के, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है। वो क्या करते थे, उनको कुछ नहीं पता रहता था कि यार ये क्या है वो क्या है। वो क्या देखते थे, एक पार्टी है वो चेक की जो चेक देती है ना वो एक सीरीज में देती है। जैसे एक की सीरीज बन रही है 15 की, तो ये पक्का उसी का चेक हो 15 वाले। कई बार तो ऐसे भी होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। हाँ सर, जैसे आपने सर उस दिन चेक बुक बनवाई थी सर वो। हाँ 15 से। दूसरा ये मैं आपको एक और बताता हूँ, कई बार पार्टी आपको एग्जैक्टली बिल जितनी पेमेंट करती है,
जैसे मान लीजिए आपने उनको सेल करी 27,000 की, तो 27,000 की ही पेमेंट करेगी, तो कई बार आपको उससे भी अंदाजा लगाना होगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है इसका बैलेंस 27,000 रुपये रहा है। इतना कोई टफ नहीं होता है, आपको तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखना, बैंक स्टेटमेंट को एक ओनर ही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ओनर को पता है पैसा किसके पास गया, किससे आया। ठीक है, तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है, पहले बैंक स्टेटमेंट लेकर, पेंसिल लेकर ओनर के पास जाओ और उनसे बात करो कि सर ये वाली एंट्री ना समझ में नहीं आई, ये कौन सी है। तो वो बताएंगे अरे ये ना वो है, ये ना वो है, ये ना वो है, वो आपको खुद ही बता देंगे। जैसे मान लेते हैं उन्होंने एक बार ट्रेन की बुकिंग करी, ट्रेन बुकिंग करने के टाइम पे कुछ पेमेंट गई 2-3 हज़ार रुपये, तो आपने सोचा कि यार क्या करूं क्या करूं। अब आप सोचते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा आधा घंटा। इससे बढ़िया क्या करा, ओनर से पूछा, ओनर ने बताया अरे वैष्णो देवी गए थे यार आकाश जी, उसका खर्चा है, इसको उसमें डाल दो, मिसलेनियस एक्सपेंस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दो, ऐसे डाल दो। आप फिर पता क्या सोचोगे, ये साला मैं आधा घंटा सोच रहा था, ये तो कुछ था ही नहीं, इससे बढ़िया पूछ ले। पर बार बार पूछना भी इरिटेशन का पार्ट होता है, क्योंकि बार बार पूछने का मतलब क्या है कि आपकी नॉलेज में कुछ डाउट है। तो आपको पूछना कब है, यस तब पूछना है। मैं आपको वैल्यूबल बना रहा हूँ इस टाइम पे। आपको तब पूछना है जब आपको ये पता चल रहा है कि मैं एक बारी में सब कवर कर सकता हूँ। बच्चों की तरह नहीं पूछना है, क्योंकि इरिटेट होता है बंदा बताने में। आपको समझना पड़ेगा इसको। बार बार एक बात अगर कोई बताएगा तो क्या बोलेगा, तो यार मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैंने तेरे को रखा ही क्यों। आपको वैल्यूबल बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे। कई बार अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कई बार छोटी मोटी चीजें नहीं पूछनी है, कई बार छोटी मोटी चीजें हावी पड़ जाएगी तो उसका भी एक्सक्यूज होना चाहिए। एक्सक्यूज भी होना चाहिए। कई बार मैंने बोला एक्सक्यूज तो देते नहीं है, पर एक्सक्यूज भी होना चाहिए कई बार। ठीक है, तो आज हमने ना केवल मेरा मानना है बैंक स्टेटमेंट पढ़ा, बल्कि हमने पूरा का पूरा अकाउंटिंग समझा, शुरू से लेकर अंत तक, सर। सोर्स टू एंड। हाँ जी सर एक बार ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री और बता दीजिए वो सर। बेटा, आप बता रहे थे ना सर, दोनों हाँ हाँ अलग बताइए। अलग होगी ओवरड्राफ्ट में ये कुछ ओडी नहीं वाली होता। सर। ओवरड्राफ्ट में आपको देखो, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट एंटर करना है, ऑल्ट F2 दबाना है, देखते हैं क्या है। इसमें तो एक भी एंट्री नहीं हो रही है, ओपनिंग बैलेंस है केवल। अरे ओवरड्राफ्ट बिल्कुल वैसे ही होता है बेटा, उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है वो। पहले मुझे देखना पड़ेगा इसके बैलेंस क्यों नहीं है। बड़ी हैवी कंपनी है। ये देखो, आ गया। पिछले साल का काम होता है इसमें। ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है। देखो ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, आपने पेमेंट करी होगी ओवरड्राफ्ट में, या फिर आपने पैसा ट्रांसफर किया होगा, रिसिप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अकाउंट पेमेंट के लिए होता है केवल। ठीक है, यस सर। तो देखो आपने प्रत्यंचा को पेमेंट करी, सैलरी को पेमेंट करी, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी ऑल्टार करना है। क्या है इसमें, इसमें भी ऑल्टार करो, इसमें भी F5 दबाओ, आपको भी इसकी बैंक स्टेटमेंट मिलेगी और आपको देखना होगा इंटरेस्ट की पेमेंट करी, हाँ कर दी, टेलीफोन का पेमेंट कर दिया, हाँ कर दिया। फिर बैंक स्टेटमेंट के दुनिया भर के दुनिया जहाँ के खर्चे होते हैं बैंक स्टेटमेंट के, वो चढ़ाने पड़ेंगे। कई बार तो बैंक स्टेटमेंट आपको अलग अलग तारीख पे चढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, Alt 2 वाला, याद है? Alt 2 याद है या भूल गए? सर और टू क्या था? याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि कोई अगर डुप्लीकेट एंट्री करनी है तो उसी पे Alt 2 दबा दो, तो उसी का डुप्लीकेट खुल यस जाता है। सर। डुप्लीकेट कर कर उसको हाँ फिर सर उसके उसका नाम वगैरह चेंज कर दीजिए, वहीं पे तो हो जाएगी वो। हाँ, डेट वगैरह चेंज कर दो, अमाउंट वगैरह चेंज कर दो, क्योंकि सब चीजें सेम होती हैं। तो बैंक चार्जेस की एंट्री में Alt 2 करो बिंदास, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। ये सारी एंट्री जो मैंने तो कर सर रखी है सारी Alt 2 वाली है। हाँ तो सर जैसे हम ओवरड्राफ्ट वाला बैंक बनाएंगे, तो सर जब हम उसको लेजर बनाएंगे तो उसका लेजर सर अलग ही बनाएंगे ना हम उसको? हाँ हाँ, बिल्कुल अलग होता है, वो अलग लेजर होता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का करंट हाँ अकाउंट से जी। कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपने अलग अलग तो स्टेटमेंट्स सर आती होंगी। हाँ तो सर वो बैंक में जाएगा, वो बैंक एंड ओडी में जाएगा? हाँ, बैंक ओडी तो है, देखो बैंक ओडी का तो खाता है, मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ आपको। यस सर, मतलब सर जब हम लेजर अंदर जाएगा वो, यस सर, इसमें हाँ वो बैंक अकाउंट्स में नहीं जाएगा? बिल्कुल। बैंक अकाउंट आपकी एसेट होती है, ओके। बैंक ओडी आपका लाइबिलिटी होता है। बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ। यस सर। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जैसा अभी आपको बैलेंस शीट मैं दिखा के लेके चल रहा हूँ ना, ये है असली बैलेंस शीट की शक्ल। असली बैलेंस शीट आपको ये दिखेगी, और देखो क्या गलती है यहाँ पर। देखो टेलीफोन क्या कर रहा है पिक्चर शीट में, बहुत जगह तो आपको ऐसे पता चलेगा पता नहीं क्यों हो रखा है। तो वहां ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बोला जाए उतना करना है, क्योंकि पहले आपको काम समझने के लिए उतना ही करना है, इतना बोला गया है। और कई बार आपको ना ऐसे भी देखना पड़ेगा, मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट में कोई एंट्री है वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर जाकर अथॉरिटी ऐसे ऐसे खाते देखने पड़ेंगे, फिर समझना पड़ेगा अच्छा ये कंपनी ऐसे ऐसे खर्चे डालती है इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब मुझे भी ऐसे चलो बस। आगे समझ में, करें आज का सेशन ओवर? कुछ और यस। पूछना है? कुछ भी और पूछना है पूछ लो। सर इसमें हेलो सर, हाँ बोलो। ये
इस बैलेंस शीट में जो ऑडिट फीस ये खर्चे मिसकलित एक्सपेंसेस एसेट किस रूप बन गए हमारे? देखो ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं भी देखो कई चीजों में ना आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि ये क्यों है। ये एक्चुअल लेवल पे ना कई बार बैलेंस शीट के अंदर जो डिफरेंस मिसकलित एक्सपेंसेस एसेट थोड़े ना होते हैं। एसेट होते हैं सर, वो बिजनेस एक्सपेंस एसेट होती है एसेट। क्योंकि सर वो हमारे उसके बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए होते हैं ना, ऐसा मे नहीं बी। है, मिसलेनियस नहीं एक्सपेंस नहीं एसेट के अंदर इसलिए आता है ना क्योंकि ना वो आपके एक्सपेंस होते हैं ना वो एसेट होते हैं, ये भी समझ में आना। थोड़ा कंफ्यूजन भी है इसमें। एक्चुअली में क्या होता है, ये आपके वो खर्चे होते हैं जो कंपनी की स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं बेसिकली। और क्योंकि कंपनी यस की सर। स्टार्टिंग में से हम लगाते हैं ना, तो हम इसको जज नहीं कर पाते कि एसेट है या फिर एक्सपेंस है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा खर्चा करा जिसकी वजह से कंपनी की स्थापना हुई, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तब आप कैसे बोलोगे कि ये जो एक्सपेंस है, उस वो नहीं होता तो कंपनी स्थापित नहीं हो पाती। तो उन ऐसे खर्चों को आप करंट बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। बिजनेस एक्सपेंस के अंदर आप वो ओके चीजें डालो जिसको आप एक्सपेंस ना एसेट जज कर पाओ, उसे डाल सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंस तो आपके वो हो गए ना, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए फैक्ट्री वाले, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ना ऑफिस का पार्ट होता है ना वो उसका पार्ट होता है फैक्ट्री का। इन्होंने ऐसे ही डाल दिया होगा मेंटेनेंस का। डालना नहीं चाहिए था, मैं भी समझ रहा हूँ मेंटेनेंस यहाँ नहीं आना चाहिए था, बट उनकी मर्जी है। तो आपको इसमें यदि दिमाग, मेंटेनेंस हो सकता है ना हाँ ये सर, तो जैसे कि उन्होंने, एक्सपेंस हो सकता है। आप बताओ। यदि जैसे मेंटेनेंस उस इन्होंने चीज को, हाँ मैं फ्यूल तो फैक्ट्री मेंटेनेंस कहीं ये भी हो सकता है कि कंपनी ने व्हाइट वॉश करवाया, व्हाइट वॉश वो 6-7 महीने में एक बार ही करा, ठीक है। यस सर, वही बात है ना सर। और वो इतना सर जैसे इन्होंने सर कोई फैन को रिपेयर कराया सर, वो मेंटेनेंस के अंदर ही आ गया। हाँ सही बात है। और सर जैसे फ्यूल है सर, फ्यूल इन्होंने सर जैसे जनरेटर फ्यूल कराया, हम्म, या सर कोई भी अपनी व्हीकल, या सर कोई जो जैसे अपनी टैक्सी को चला रही, टैक्सी फ्यूल कराई, तो हाँ सर वो भी एसेट होगी ना सर। हाँ एसेट तो है, देखो उन्होंने। हाँ बोलो। ये फ्यूल वगैरह तो पीएनएल में आने चाहिए थे, डेबिट साइड में फ्यूल, सीए ऑडिट, सीए फीस तो सीए सीए फीस तो मिस। फ्यूल वगैरह इसलिए नहीं आया ना सर उसमें, क्योंकि ये वाले खर्चे मैंने हम्म आपको बताया ना, इनको एक्सपेंस बोल सकते हैं ना एसेट बोल सकते हैं, यही इसकी परिभाषा है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ओके। सीए फीस पीएनएल के डेबिट में आने चाहिए। आनी तो चाहिए, बट मैंने कहा ना कंपनी अपने हिसाब से चल रही है कई सारी चीजें, इसमें मैं भी आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, सर अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो पीएनएल में आने चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल पीएनएल में आनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना सर, जैसे अगर हम कोई सर हम जैसे रेंट रेंट पे कर रहे हैं, तो सर वो कोई हमारा डायरेक्ट इनकम भी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है सर, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है ना उस चीज तो। देखो कंपनी ना, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, चीजें हो सकता है थोड़ा सा हार्ड भी हो। जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन, वो एक्चुअली बिजनेसमैन इसलिए बन पाता है क्योंकि वो रिस्क लेता है, ठीक है। तो अब पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं, मेरा जो एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बिजनेसमैन जो होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती अकाउंट्स की, इसलिए वो एक्सपेंस इनकम एसेट लायबिलिटी को पहली बार क्लियरली लेके चलता है। उसके दिमाग में रहता है कि यार ये इसमें ऐसे डाल दो, इसमें ऐसे डाल दो, ठीक है ना। यानी कि टेक्निकल नहीं जाता बिजनेस में कहीं। समझ रहे हो, टेक्निकल कौन जाएगा जो जॉब कर रहा है। तो आपको ये समझ, या तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सर आपने गलत कर रखा है। फिर वो क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो ना कि ये काम करो। ज्यादा दिमाग मत लगाना चाहिए, बस इसको ऐसे ही रहने दो आगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर गलत हैं। कहाँ सर तक ऐसा होता है ना कि सर हर कंपनी की अपनी अलग ही मेंटलिटी होती है कि सर वो अपने एक्सपेंस इस तरह से दिखाना चाहेगी कि सर वो अपने मिसलिनियस एक्सपेंस उसकी सर ये है, फ्यूल है तो वो उसका मिसलिनियस एक्सपेंस ही है, क्योंकि सर हर कंपनी का अलग वो होता है सर क्राइटेरिया। हेलो। हाँ हेलो सर, क्या मिस्टर की हम पीएनएल में भी करेंगे? नहीं, इसकी पेंडल में हेलो। नहीं। ठीक है, मुझे कहीं जाना है, मैं क्लोज करता हूँ सेशन। पेंडल में नहीं अच्छा सर, करेंगे एक इसकी। क्वेश्चन था। हाँ। अगर हमने मान लो टैली का सॉफ्टवेयर ले रखा है और वो एजुकेशन मोड में चला जाता है, तो उसे कैसे ओपन करेंगे? एजुकेशन मोड में चले आता है अच्छा जी। तो उसको ऑल्ट डब्ल्यू करके चलाते हैं ना, मैंने बताया। उसको आपको क्या करना है, नहीं तो टैली RP9 को खोलते हैं ना, तो ऑल्ट डब्ल्यू दबाते हैं, ऑल्ट
फिर से कर दो। सर हाँ, प्रोजेक्ट बता, होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क में बेटा लेसन नंबर 6 करना है, ठीक है, बीआरएस कर लेना। सर एडिशनल वाला बता देते ना आप। एडिशनल वाला कैसे बताऊं, तो टाइम हो गया ना। ओके मैं अलग सर। से सेंड करूंगा, डोंट वरी, उसमें आपको सब दिखा दूंगा। अभी मुझे जाना सर पड़ेगा इसके, एडिशनल वाला किस कंपनी में बता है वो पूछ रहा हूँ सर मैं। उसमें एक्चुअली सब लिखा होगा। एक्चुअली ना टाइम ओवर हो चुका है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, सेशन हम देख लेंगे सर, कोई क्वेरी होगी मुझसे तो पूछ। ठीक है, ठीक है। तो सर क्लास मंडे ट्यूसडे अब ट्यूसडे को होगी सर। नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, ट्यूसडे। सर अगर किसी वजह से लॉकडाउन खुल गया तो टाइम शाम का रखना 6 बजे का। 18 तारीख में लॉकडाउन खोलता है। चलिए देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलूँ। ओके सर। ओके सर, गुड बाय सर। ठीक है।